हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहला दिन है, पहले दिन तो जवाब दे दो यार उसके थोड़ा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, बड़े समय बाद छूट के आए हो घरों से अपने, या तो छूट के आए हो या घर वालों ने निकाल दिया है कि बहुत समय हो गया घर बैठे बैठे, अब निकलो जरा बाहर। तुम सारे वही वाले बैच हो ना जिन्होंने 12th क्लास के पेपर नहीं दिए, बिना 12th क्लास के पेपर दिए पास हुए। अच्छा, तुमने दिए थे, चलो वेरी गुड। उल्टा तुम भाग्यों से चलो कि उन्होंने बिना किए भी पास कर लिया। तो चलो, वेलकम टू योर फर्स्ट फेस टू फेस क्लास। आज इनकम टैक्स की पहली क्लास है आपके साथ, ठीक है। बहुत समय बाद मेरे को भी चेहरे देखने को मिले हैं, नहीं तो आदत बस इसी से बात करने की है। लॉजिटेक वाला कैमरा है जो, इनकी बात नहीं कर रही है, कैमरे की बात कर रहा हूं। तो अब बड़ा समय बाद इस कैमरे को इग्नोर करके इधर उधर देखूंगा। साथ साथ कुछ लाइव बच्चे भी हमारे साथ कनेक्टेड है, तो मैं बता दूं आपकी जो ये क्लास आपके साथ मैं कर रहा हूं, एट द सेम टाइम लाइव स्ट्रीम हो रही है और एट द सेम टाइम ही रिकॉर्ड हो रही है। तो कोई बच्चा मेरे से फेस टू फेस में क्लास ले रहा हो, लाइव स्ट्रीमिंग में देख रहा हो या गूगल ड्राइव में ले रहा हो, क्लास सारी जगह सेम ही जाएगी, ठीक है जी। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूं फॉर्मली। वैसे तो आप में से काफी सारे बच्चे जो आए हैं या फिर तो फाउंडेशन में मुझसे पढ़े होंगे या यूट्यूब पे देखा होगा या अर्ली बैच वाले होंगे, फिर भी मेरा कर्तव्य है अपनी इंट्रोडक्शन देना। तो मेरा नाम है संचित ग्रोवर। बाय क्वालिफिकेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड LLB, लॉयर ऑल्सो। अगर मैं प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरा आर्टिकलशिप के दौरान 3 साल की जो आर्टिकलशिप है, पूरा जो एक्सपीरियंस था वो टैक्सेशन के साथ था, डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स के साथ था। आफ्टर आई क्वालिफाइड एज CA, मैंने EY नाम की एक फर्म ज्वाइन करी जो आपको पता होगा बिग फोर्स के अंदर आती है, पता है ना, CA प्रोफेशन में हो तो बिग फोर। तो EY के साथ मैं रहा अप्रोक्सीमेटली 4.5-5 साल मैं EY के साथ रहा, और आज से लगभग 3 साल पहले, 2-3 साल पहले मैंने वो जॉब छोड़ के फुल टाइम इसके अंदर आ गया। जब वाइल आई वाज इन EY मैं साथ साथ पढ़ाता था, मगर फुल टाइम मैं इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 3-4 साल पहले आया। तो आपने मेरी एज गेस कर ली होगी अभी तक आधे लोगों ने मैथमेटिक्स करके, ठीक है। वैसे मैं बता दूं मेरी एज 29 ईयर्स ही है, तो मैं CA 22 साल की उम्र बन गया था, इसलिए CA बनने के बाद इतना कुछ मैं कर पाया हूं अभी तक 29 साल की उम्र तक। तो वाइल आई वाज इन EY मेरी कोर फील्ड थी GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि 2017 में आया था, बट हमने 2015 से ही उसमें काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इंडिया में GST नया आ रहा था मगर बाकी सारी कंट्रीज में तो था ही ना। तो मैंने अपार्ट फ्रॉम इंडिया का GST, उस समय ऑस्ट्रेलिया का GST, ब्राजील का GST और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में भी GST आया था 2018-2019 के आसपास, उनका भी कर रखा है। तो अपार्ट फ्रॉम इंडिया कुछ और कंट्रीज के भी टैक्सेशन का मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। While I was doing all these things, थोड़ा इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट पड़ा, क्योंकि GST का इंपैक्ट इकोनॉमिक्स पे क्या होगा, हमें रिपोर्ट्स पब्लिश करनी होती थी, तो वहां पर इकोनॉमिक्स का इंटरेस्ट हुआ। तो अकॉर्डिंगली आज की डेट में जो मेरे 2 सब्जेक्ट्स हैं जिन पे मेरी एक्सपर्टीज है, जो मैं पढ़ाता हूं, इंटर में मैं पढ़ाता हूं टैक्सेशन, इनकम टैक्स और GST, और इंटर के ही सेकेंड ग्रुप के पेपर नंबर 8 में मैं पढ़ाता हूं इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। सिमिलरली फर्स्ट जो फाउंडेशन में, उसमें भी मैं क्या पढ़ाता हूं, इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं। तो दिस वाज माय ब्रीफ इंट्रो। अब मैं आपसे तो एक एक करके आपके नाम पूछूंगा नहीं, क्योंकि आप में से कुछ लोग अभी फेस टू फेस में आ रहे हो, कल लाइव में चले जाओगे, परसों फिर से फेस टू फेस में आ जाओगे, तो एक बार सेटल हो जाए फिर नाम पूछेंगे। और शक्ल तुम्हारी देख नहीं पा रहा आदों की मैं मास्क की वजह से, मगर जिन्होंने मास्क पहन रखा है पहने रहना। ये जो बिना मास्क के बैठे हैं ना बाकी सारे, इन्हीं को कोविड होगा, छोड़ो, ठीक है। आपने अपने आप को बचा के रखना है, ठीक है, मास्क पहने रखना जिन्होंने पहन रखा है। और अब स्टार्ट करते हैं, अपने सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात तो CA इंटर के बारे में ब्रॉडली कितने सब्जेक्ट्स हैं, कौन सा वो है, वो सब मैं डिस्कशन नहीं कर रहा, क्योंकि मेरी टैक्स की क्लास है। अगर किसी बच्चे को CA इंटर के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि ग्रुप 1 में कौन सा पेपर है, ग्रुप 2 में कौन सा पेपर है, क्या पासिंग क्राइटेरिया, तो इससे रिलेटेड सारी यूट्यूब वीडियोज मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आपके ग्रुप में मैं वो शेयर कर दूंगा। सो विदाउट टॉकिंग मच अबाउट CA इंटर के बाकी सब्जेक्ट, मैं सीधा आज अपना फोकस किस पे करना चाहता हूं, अपने सब्जेक्ट पे, जिसका नाम क्या है, टैक्सेशन सब्जेक्ट। तो जरा हम टैक्सेशन की बात करनी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो टैक्सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको पहले इसके बारे में ब्रीफली बताऊं कि ये जो ओवरऑल सब्जेक्ट है ये है कैसा, हमारे लिए कैसे रेलेवेंट है। फिर बात करेंगे हमारे सिलेबस में कितना हिस्सा है, क्योंकि टैक्सेशन तो बहुत बड़ी फील्ड है, सारा तो इंटर लेवल पे पढ़ाया नहीं जाएगा आपको, कुछ इंटर में पढ़ाया जाएगा, कुछ फाइनल में, तो वो स्प्लिट समझाऊंगा। फिर आपके जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं जो आप बाद में पूछोगे, मैं चाहता हूं पहले दिन ही मैं क्लियर कर दूं कि सर हमें पढ़ना कहां से है, हमें ICI के स्टडी मटेरियल से देखना है या आप जो मटेरियल दोगे, सर हमें क्वेश्चंस कहां से करने हैं, हमें पास्ट ईयर कैसे करेंगे, टेस्ट होंगे या नहीं होंगे, डाउट कैसे पूछेंगे, मतलब जो भी सेट ऑफ क्वेश्चंस आप बाद में पूछोगे मैं पहली क्लास में एड्रेस करना चाहता हूं, ठीक है जी। अच्छा, मुझे एक चीज बता दो, कितने बच्चे हैं जो अर्ली बैच में ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, जिन्होंने अर्ली बैच में GST है? तो आप जो बच्चे हो और जो भी लाइव में भी अर्ली बैच वाले हैं, आज वाली क्लास में क्योंकि मैं थोड़ा बेसिक पढ़ाऊंगा, तो आपको 1-1.5 घंटा लगेगा कि ये ऐसा फील होगा कि ये चीज तो हमें आती है, मगर वो 1-1.5 घंटा लगेगा, उसके बाद मैं इनकम टैक्स स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं तो स्क्रैच से स्टार्ट करूंगा ना, व्हाट इज टैक्स से। तो अर्ली बैच वालों को 1-1.5 घंटा ऐसा लगेगा कि ये तो सर आपने GST में भी बताया था, बट वो इंट्रोडक्शन देने के बाद देन विल स्टार्ट इनकम टैक्स।
अच्छा, सबसे पहले मैं बात करूं टैक्सेशन एज अ सब्जेक्ट की। पहले तो हम बात करते हैं, जब हम टैक्सेशन सब्जेक्ट को देखते हैं एज अ प्रोफेशनल, एक टैक्सेशन की क्या रेलेवेंस है पहले वो डिस्कस करते हैं। फिर एज अ स्टूडेंट डिस्कस करते हैं कि प्रोफेशनल तो चलो बाद में बनेंगे, पहले तो स्टूडेंट है, एज ए स्टूडेंट क्या रेलेवेंस है वो डिस्कस करते हैं। एज ए प्रोफेशनल आप सब सीए कोर्स के अंदर आए हो, आज से अप्रोक्सीमेटली 4 साल बाद जो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के बाहर निकलोगे मार्केट के अंदर, आप में से कुछ लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अपनी खुद की प्रैक्टिस करेंगे, कुछ लोग क्या करेंगे, जॉब करेंगे, कुछ बिजनेस वगैरह में जाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको एक चीज पता होगा कि बेशक टैक्सेशन करने वाले और भी काफी टैक्सेशन में अपने क्लाइंट्स का काम करने वाले अपार्ट फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट, कुछ कंपनी सेक्रेटरी भी मार्केट में काम कर रहे हैं, कुछ लॉयर भी काम कर रहे हैं, मगर उनके पास इतने क्लाइंट्स नहीं होते। टैक्सेशन मैटर के लिए हर क्लाइंट भागा भागा कहां जाता है, सीए के पास ही। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पिछले 50-60 सालों में जब से ये सीए प्रोफेशन बना है इंडिया के अंदर, सीएज ने एक फील्ड के अंदर तो ऑलमोस्ट अपनी मोनोपोली बना ली है। वो कौन सी है, टैक्सेशन। तो इफ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और आप कल को मार्केट में प्रैक्टिस करने जाते हैं, आप 101% आपकी जो रेवेन्यू आएगी उसमें मेजर चंक किससे आ रहा होगा, टैक्सेशन से आ रहा होगा। तो फ्रॉम द प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव, अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आज एक प्रोफेशनल है प्रैक्टाइजिंग, वो टैक्सेशन के बिना क्या अपनी रेवेन्यू कमा सकता है? द आंसर इज नो। सर नहीं, जरा मैं तो प्रैक्टिस नहीं करनी है, मैं तो जॉब में जाना है। अगर आप जॉब में भी जाओगे, अगर आप टैक्सेशन रिलेटेड जॉब में जाओगे, फिर तो ये ब्रेड एंड बटर है आपका, बात सिंपल। अगर आप टैक्सेशन वाली फील्ड में जॉब में नहीं भी जाते, लेट्स से आप ऑडिट वाली फील्ड में चले जाते हो, आप स्टैट्यूटरी ऑडिट में चले जाते हो जॉब में, कल को इंटरनल ऑडिट में, क्या वहां पर भी आपको टैक्सेशन मैटर मिलते रहेंगे या नहीं मिलते रहेंगे? मिलते रहेंगे। क्या एक ऑडिटर जिसको टैक्स नहीं आता, क्या वो किसी कंपनी को ऑडिट कर पाएगा कभी भी? द आंसर इज नो। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे आप जॉब में जाओ चाहे आप प्रैक्टिस में जाओ, आपको मिलता ही रहेगा। सर अगर हम बिजनेस करने वाले हो तो क्या होगा? अगर आप बिजनेस भी करोगे तो क्या अपने खुद के बिजनेस का टैक्सेशन प्लानिंग करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? यस। उसके लिए किसी और को हायर करें? अगर हमें खुद को ही आता होगा हम खुद ही प्लानिंग कर पाएंगे। आज की डेट में अपनी खुद की ये पूरी एकेडमी की, पूरे बिजनेस की रिटर्न मैं किसी से भरवाता हूँ या खुद ही भरता हूँ? खुद ही भरता हूं। तो जो प्लानिंग करनी है, जो सब कुछ सोचना है पहले, वो खुद ही प्लान कर लेता हूं। तो चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप प्रैक्टिस कर रहे हो या जॉब में जा रहे हो, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरी जिंदगी अब आपको नहीं छोड़ने वाला। और बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो हैं, अकाउंट्स हो गया आपका, लॉ हो गया, ये कहीं ना आपने पढ़ ली हैं। अकाउंट्स के साथ तो आपकी इंट्रोडक्शन 11th क्लास में हो गई थी, तो अभी तक अकाउंट्स में कंफर्टेबल हो गए हो। लॉ पहली बार आपका कब आया है? फाउंडेशन में। मगर आपको अब लॉ भी थोड़ा थोड़ा फील आने लग गई है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा दिया, थोड़ा सा पार्टनरशिप पढ़ा दिया, एलएलपी पढ़ा दिया कंपनी, तो फाउंडेशन में उन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिया। ये सब्जेक्ट क्या आ रहा है? पहली बार आ रहा है। तो इस सब्जेक्ट के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता कि ये है क्या भला, आपको ये भी नहीं पता ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो एक बार इसके बारे में बात डिस्कस करना शुरू करते हैं। अच्छा, आप कुछ लोग क्या होते हैं, अब टैक्सेशन एक ऐसी फील्ड है, अगर आप कल को बाय चांस ऐसा काम करते हो जिसमें दूर दूर तक टैक्स यूज नहीं हो रहा, फॉर एग्जांपल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, स्टॉक मार्केट में घुस गया, वो स्टॉक मार्केट के अंदर रोज रोज टैक्सेशन का कुछ लेना देना नहीं होगा। या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो फाइनेंसिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस वाली जॉब में चला गया, वहां पर भी रोज टैक्स का नहीं होगा। मगर अगर आपके जॉब में भी टैक्स काम नहीं आ रहा ना, ये दुनिया ऐसी है आपके आसपास वाली, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपसे एक्सपेक्ट करती है आपको टैक्स तो आता ही होगा। आप आज की डेट में किसी सीए से मिलते हो, आपने देखा होगा, एक्सपीरियंस क्या होगा, अगर आपके रिश्तेदारी में कोई भाई बहन चाचा वगैरह कुछ कोई भी अगर सीए है, तो आपने देखा होगा जैसे ही आप सुनते हो ना कोई बंदा सीए है, हर इंसान क्या करने लग जाता है, अपनी टैक्स के रिलेटेड प्रॉब्लम पूछने लग जाता है। वो ये नहीं कहता अकाउंट्स की जर्नल एंट्री बता दो, वो ये जरूर बताएगा जी एक प्लॉट बेचा था, उस प्लॉट से इतने पैसे आए, वो पैसे मैंने यहां बैंक में डाल दिए, ये कर दिए, विद टेकिंग द एजम्पशन दैट ये सीए है तो इसको क्या आता होगा, टैक्स तो आता होगा। अब वो सीएस जिन्होंने बाय चांस मान लो सीए बनने के बाद अपनी फील्ड ऐसी चुन ली जहां पे टैक्स यूज नहीं हो रहा, उन बेचारों को टेंशन ये होती है, वो कभी भी अपने गली मोहल्ले में घूम रहे हो, अपने दोस्तों में घूम रहे हो, रिश्तेदारों में घूम रहे हो, उनको डर ही होता है कोई मुझसे टैक्स के बारे में ना पूछ ले, क्योंकि उसको मैं क्या एक्सप्लेन करूंगा कि टैक्स के अलावा मेरी एक्सपर्टिस लेट्स से कॉर्पोरेट लॉ है, मेरी एक्सपर्टिस अकाउंटेंसी है, कॉस्ट अकाउंटेंसी। दुनिया तो मानती है आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आपको क्या आता होगा, बाय डिफॉल्ट टैक्स आता ही होगा। तो टैक्स पहले तो मैं बता रहा हूं एज ए स्टूडेंट छोड़ो, पूरी जिंदगी अगर आगे बढ़ना है अपनी और अपने इंस्टीट्यूट की इज्जत बचाने के लिए इस सब्जेक्ट में हमारा उल्टा अच्छा होना चाहिए। क्योंकि आप बेशक अकाउंट्स में अच्छे हो, कॉस्ट अकाउंट्स में अच्छे हो, दुनिया आपसे एक्सपेक्ट करेगी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो आपका बाय डिफॉल्ट क्या अच्छा होगा, टैक्स अच्छा हो गई होगा। सर अब ये बात की बातें तो छोड़ो, हम तो हैं अभी स्टूडेंट,
हम इतना 4-5 साल पूरा आगे देख नहीं पा रहे। हमें तो अभी ये बताओ एज अ स्टूडेंट कितने नंबर का ये पेपर है और ये पेपर हमें पास होने में कितनी हेल्प करने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, आज से लेकर सीए बनने तक आप कितने नंबर के पेपर दोगे? टोटल बताओ कितने, ओवरऑल टोटल कितने नंबर के पेपर होंगे आपके? 8 पेपर आपके इंटर लेवल पे होंगे 800 नंबर के, और 8 पेपर आपके सीए फाइनल लेवल पे होंगे अगेन कितने नंबर के? 800 नंबर के। 800 और 800 1600 नंबर के हमारे कितने हो गए? एग्जाम्स हो गए। 1600 मार्क्स के पेपर जो आगे आप फ्यूचर में देने वाले हो, उसमें से 400 मार्क्स के पेपर टैक्स के। लास्ट तक बता दिया। कंसीडरिंग द इंपॉर्टेंस, इंस्टीट्यूट ने भी क्या किया है, 1600 में से 400 मार्क्स का पेपर कैसे कर दिए? टैक्स के। समझाऊंगा कैसे कैसे, कौन कौन से लेवल पे क्या पढ़ोगे। बट एज अ प्रोफेशनल आप इस सब्जेक्ट के बिना जी नहीं सकते, तो एज अ स्टूडेंट भी इस सब्जेक्ट को पढ़े बिना आप पास नहीं हो सकते। जो बंदा कह दे ना मेरा टैक्स वीक है, तो आप कहो फिर उसको भाई फिर तो रहने दे। 1600 में से 400 नंबर को तो टैक्स के पेपर हैं, तो टैक्स तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। आपको अच्छा लगे, वैसे अब पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा सब्जेक्ट, मगर अगर आपको अच्छा ना भी लगे तो मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया, एज अ स्टूडेंट 1600 से 400 नंबर इसी के आएंगे हमारे। अब सर पहले तो बताओ सीए इंटर लेवल के ऊपर कितने मार्क्स का है? सीए इंटर लेवल पर सिर्फ एक ही पेपर इसका रखा है, विच इज पेपर नंबर 4 ग्रुप 1 में 100 मार्क्स का। बाकी 300 मार्क्स का जो भी टैक्स आएगा वो कौन से लेवल पे आएगा? फाइनल लेवल पे आएगा। आपके लेवल पे एक ही सब्जेक्ट बनाया टैक्सेशन से रिलेटेड 100 मार्क्स का, और इस 100 मार्क्स के पेपर में आपको अगर पता हो, आपके फाउंडेशन लेवल पे तो 2 पेपर ऐसे थे जो प्योरली डिस्क्रिप्टिव थे और 2 पेपर ऐसे थे जो प्योरली ऑब्जेक्टिव थे। इंटर लेवल पे कुछ पेपर ऐसे हैं अगर आपको पता हो जिनमें 30% एमसीक्यू आने वाले हैं और 70% क्या आने वाले हैं? डिस्क्रिप्टिव। ऐसे 4 पेपर हैं 8 में से, 2 पेपर ग्रुप 1 में है, 2 पेपर ग्रुप 2 में है। ठीक है। टैक्सेशन सर क्या 30-70 वाले में आएगा? द आंसर इज यस। टैक्सेशन पेपर के अंदर आपके 30% जो क्वेश्चन, मतलब 30 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे, दे विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू बेस्ड। वैसी ओएमआर शीट मिलेगी आपको और आपको बस एबीसीडी सर्कल डाकन करके आना है। बाकी जो 70 मार्क्स के पेपर होंगे वो क्या होंगे? डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा। हाँ जी बता रहा हूं मैं बता रहा हूं, पहली क्लास में जो भी डाउट आपके आते हैं ना वो मैं एड्रेस कर दूंगा, इसलिए लास्ट में डाउट लूंगा। मोस्ट ऑफ द डाउट्स आपके ऑलरेडी कवर अप हो जाएंगे। तो 30 मार्क्स के एमसीक्यू होंगे और 70 मार्क्स का क्या होगा? डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा हमारा। ठीक है। अब इसके अंदर सर क्या इनकम टैक्स होगा, जीएसटी होगा, कस्टम होगा, वो भी डिस्कस करते हैं। मगर अभी के लिए आपने जैसे ही सुना होगा ना सर 30 मार्क्स का पेपर एमसीक्यू है, तो कुछ बच्चे ये सोचने लग जाते हैं 30 मार्क्स का तो एमसीक्यू है, पास होने के लिए कितने चाहिए? 40, तो 30 तो ले आऊंगा मैं, 30 तो मैं ले ही आऊंगा। 10 नंबर का जुगाड़ करना है बस, किसी तरह थोड़ा बहुत पढ़ के 40 आ गए। हमें जिंदगी में लालच वैसे भी नहीं है, जितनी पूरी चाहिए हम तो उतने ही लेते हैं। एक्स्ट्रा नंबरों का क्या करेंगे हम? 80 ले लें बेचारे, 2 गरीब पास हो जाएंगे उसमें, इससे अच्छा हम 40 ही लेंगे हम तो आपने मान लो ऐसे जुगाड़ मान लिया। अगर आप ये सोच रहे हैं जैसे फाउंडेशन लेवल पे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता था बिजनेस इकोनॉमिक्स बीसी के, जहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते थे, कॉन्सेप्ट आपने शायद इकोनॉमिक्स और बीसीके का जो पेपर है याद करो, 2 घंटे का पेपर था, आप में से मोस्टली बच्चों ने 1 घंटे में खत्म कर लिया होगा। क्योंकि ऐसा होता है, क्वेश्चन आता है आएगा, नहीं आता नहीं आएगा, कोई कॉन्सेप्ट तो चेक हो ही नहीं रहा होता, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ रहे होते हैं। अगर आपको लगता है ऐसे ही एमसीक्यू क्वेश्चन यहां आएंगे, द आंसर इज नो, ऐसे तो नहीं आएंगे। यहां पर एमसीक्यू क्वेश्चन जो है इंटर लेवल पे, वो आपका पूरा पूरा क्या चेक करेगा? कॉन्सेप्ट। वो आपको पूरी एक सिचुएशन बना के दे देगा। तो ये भी क्वेश्चन हमारे क्या होंगे? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे। तो अगर आपको चाहे डिस्क्रिप्टिव का पेपर अटेम्प्ट करना है या ऑब्जेक्टिव करना है, जब तक आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होगा, मतलब जब तक आपको प्रोविजंस नहीं आते होंगे और उन्हें अप्लाई नहीं करना आता होगा रियल लाइफ सिचुएशन में, तब तक ये क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आप सीए इंटर लेवल पे एटलीस्ट टैक्सेशन के सब्जेक्ट में तो एक्सपेक्ट मत करो। तो यहां पर भी इक्वली मेहनत करनी है। सर क्या इनकी मेहनत करने का तरीका अलग अलग होता है? नहीं, पढ़ने का तरीका दोनों जगह सेम है। हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, प्रोविजंस पढ़ेंगे, वही सेम प्रोविजन वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है, वही सेम क्वेश्चन वो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। पढ़ने का तरीका सेम होगा, बट हां आप ये मान के चलो एमसीक्यू उतने इजी नहीं होंगे जितने आप सोच रहे हो सीए फाउंडेशन लेवल के अंदर होते थे। अब यहां पर अगला कॉन्सेप्ट पिछले 3-4 अटेम्प्ट से क्या आया है? एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट आया है, केस सिनारियो बेस्ड एमसीक्यू। केस सिनारियो बेस्ड एमसीक्यू क्या भला होती है? जैसे बचपन छोड़ो, फाउंडेशन में भी बीसीआर के पेपर में आपका वो आया होगा अनसीन पैसेज कॉम्प्रिहेंशन। एक स्टोरी लिखी होती थी, बचपन में आपने पढ़ा होगा इंग्लिश के पेपर में, उस स्टोरी को पढ़ते थे, फिर उसके अंदर से ही क्वेश्चन पूछे होते थे 5-7।
तो वो आप कभी भी उसकी प्रिपरेशन नहीं कर पाते थे, क्योंकि हर बार वो स्टोरी क्या होती थी, नहीं। तो आईसीआई पहले क्या करता था, जो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछता था वो सारे अलग अलग होते थे। अब पिछले 3 अटेम्प्ट्स आईसीआई ने क्या करना शुरू कर दिया है, वो एक पूरा केस सिनारियो बना देता है, एक पर्सन की स्टोरी बता रहा है, मिस्टर राम ये पर्सन है, ऐसे करता है, इस तरह से इनकम कमाता है, उसने साल में ये किया वो किया, पूरी एक पेज की कहानी, और उसके नीचे 4 एमसीक्यू पूछ लेता है, और वो चारों एमसीक्यू उस कहानी की इंफॉर्मेशन के अंदर से ही आपसे पूछ रखे होते हैं। बस फर्क ये है, वो कॉम्प्रिहेंशन कहानी होती थी, यहां पर उस कहानी को पढ़ते पढ़ते क्या लगाने पड़ेंगे, टैक्स के कुछ प्रोविजन। तो अब ना आईसीआई ने अपने पेपर को काफी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कर दिया, क्योंकि उसने कहा थ्योरी व्योरी नहीं पूछेंगे हम, टैक्स तो बीकॉम में भी आती है, टैक्स तो सीएस में भी आती है, टैक्स तो लॉ के पेपर में एलएलबी में भी आती है, मगर उन लोगों को ना डिस्क्रिप्टिव वे में पूछे जाते हैं। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपके सारे क्वेश्चन वो कैसे पूछ रहे हैं, एप्लीकेशन ओरिएंटेड। वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि इस सेक्शन को समझा दो, वो कह रहे हैं इस सेक्शन को हम अप्लाई करवाएंगे आपसे, इसलिए इवन एमसीक्यू में भी उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया है, केस सिनारियो। और सुनो एक बात, पिछले 5 सालों से एक नया ट्रेंड आईसीआई ने शुरू किया। पहले क्या होता था हमारे, आप सबने देखा होगा, आपके किसी भी सब्जेक्ट में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, मान लो मोटे मोटा मैं मान लूं आपके किसी सब्जेक्ट में 12-15 चैप्टर्स हैं, ठीक है जी, कोई भी मान लो, मैथमेटिक्स मान लो, कॉस्ट मान लो, अकाउंट्स मान लो, या टैक्स मान लो। अब बहुत कम बच्चे होते हैं जो ये 15 के 15 चैप्टर पढ़ के जाते हैं। मेजॉरिटी बच्चे क्या बोलते हैं सर को, टीचर को, सर इंपॉर्टेंट बता दो बस, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लोग चीखते चिल्लाते रह जाएं कि पूरा पढ़ के जाओ बेटा, सिलेक्टिव स्टडी मत करो, मगर एट द एंड ऑफ द डे आप बोलते हो इंपॉर्टेंट बताओ, क्योंकि बचपन से यही करते आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट पढ़ के जाते हैं, भगवान का नाम लेके जाते हैं, और क्या होता है उसमें से आ गया तो पेपर पास। तो अब यहां पर आईसीआई मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टैक्स में भी ऐसे ही चल रहा था। पहले स्टार्टिंग से मैं कह रहा हूं, जब हम पेपर दिया करते थे तो सारे सब्जेक्ट मतलब सारे चैप्टर कवर ना भी करके जाओ, सारे चैप्टर तो वैसे भी वो पूछ नहीं पाएगा, इतना सारा सिलेबस है, सारा तो पूछ नहीं पाएगा वो, तो हम लक के सहारे चले जाते थे कई बार कि हाँ भाई अगर लिमिटेड भी पढ़ के गए तो भी पास हो जाएंगे, और बच्चे पास भी हो जाते थे। इनफैक्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम टीचर्स ने यही करना शुरू कर दिया था, मैं बताता हूं इस बार पेपर कहां कहां से आएगा, 8 चैप्टर बताए, बच्चे भी वो 8 पढ़ के गए, अगर आ गया तो पेपर आसान, उनमें से नहीं आया तो पेपर मुश्किल। मगर आईसीआई ने ये ट्रेंड देखा, आईसीआई ने इसने कहा आईसीआई ने कि अगर इस तरह के बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, ये तो बाहर जाके बेइज्जती कराएंगे। सीधी सी बात है, मान लो आप, सिंपल सी बात है, आप एक डॉक्टर के पास गए, कोई बीमारी हुई, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने टेस्ट करने के लिए बोल दिया, आपने वो टेस्ट करा लिया, एक्सरे अल्ट्रासाउंड जो भी है। अब आपने कई बार देखा होगा, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, वो जब रिपोर्ट देख रहे होते हैं ना, ऐसे स्पेक्स नीचे करके बड़ा सीरियस होकर देख रहे होते हैं, जितनी देर वो शांत रहते हैं आपकी हार्ट बीट बढ़ने लग जाती है, आपको ऐसा लग रहा होता है पता नहीं यार कौन सी बीमारी है ये, ऐसे मतलब गंदी शक्लें बना रहा है। अब मान लो आप एक डॉक्टर के पास गए, आपने टेस्ट रिपोर्ट दी, और डॉक्टर ऐसे 5 मिनट तक उसे पढ़ के बड़ा सीरियस देख रहा है, आप डॉक्टर को ही बोलोगे ना, डॉक्टर साहब बचने की उम्मीद है, बता दो मुझे, क्योंकि जिस सीरियसनेस से आप देख रहे हो मुझे लगता नहीं ज्यादा समय बचा है। नहीं अब अच्छा, डॉक्टर कह रहा है, डॉक्टर इसलिए सीरियस बैठा है क्योंकि डॉक्टर ने जब एमबीबीएस करी थी, वो जो आपको बीमारी है उसने वो चैप्टर छोड़ दिया था। अब डॉक्टर आपको बोले अरे बीमारी कोई बड़ी नहीं है, छोटी सी है, बट ये चैप्टर मैंने छोड़ दिया था। अगर डॉक्टर ईमानदारी से आपको बोल दे कि भाई मैंने एमबीबीएस में ये चैप्टर छोड़ दिया था, आप उसी समय उठोगे और आप कहोगे निकलो यहां से, ये इंसान मार के ये हमें मार देगा, उठो यहां से, आप कभी पूरी जिंदगी उसके बाद नहीं जाओगे। यही सेम केस हो, अगर आपके पास एक क्लाइंट आए अपनी प्रॉब्लम लेकर, लेट से एक उसने प्लॉट बेचा है, प्लॉट बेचने पे उसको गेन हुआ है, उसे इनकम टैक्स में हम कैपिटल गेन बोलते हैं, आपने कैपिटल गेन का चैप्टर छोड़ दिया, ठीक है जी। अब वो आगे आपके सामने वो कह रहा है जी मेरा बिजनेस है, हमने कहा बहुत बढ़िया बात है, बिजनेस है तो मेरी सैलरी, हमने कहा बहुत बढ़िया बात है, आप अंदर से सोच रहे हो मैंने ये चैप्टर तो पढ़ा था, मैंने एक प्लॉट बेच दिया, आप परेशान हो गए। वो बेचारा डर जाएगा कि प्लॉट बेचने में क्या गलती कर दी, आपको अंदर से चैप्टर नहीं आता। तो ये हो रहा था क्योंकि बच्चे लिमिटेड पढ़ के जा रहे थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के जा रहे थे, बाहर रियल लाइफ में जाते थे, उनको आता नहीं था। तो आईसीआई ने कहा कुछ तो करना पड़ेगा। आईसीआई ने क्या किया, आईसीआई ने एक कॉन्सेप्ट निकाला, इंटर में भी और फाइनल में भी उन्होंने एक 14 मार्क्स का 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया इनकम टैक्स में, और 8 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया कहां पे, जीएसटी। अब 14 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन। सोचो डिस्क्रिप्टिव का 70 नंबर है, डिस्क्रिप्टिव 30 तो एमसीक्यू हो गए, 70 नंबर में से 14 प्लस 10 मान लू, कई बार 8 का आता है कई बार 10 का आता है, 24 नंबर के क्वेश्चन तो सिर्फ 2 ही हो गए। अब 14 नंबर के क्वेश्चन में आप समझ सकते हो, इंस्टीट्यूट से आपका पाला पड़ चुका है फाउंडेशन में, इंस्टीट्यूट इतना शरीफ तो नहीं है किसी एक ही चैप्टर के 14 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा।
इस 14 नंबर के क्वेश्चन में वो क्या करेगा, वो थोड़ा थोड़ा सब कुछ डालेगा। वो एक पूरी आपको कहानी बता देगा कि मिस्टर राम नाम का एक पर्सन है, उसने क्या किया है, सैलरी भी है उसकी बिजनेस से भी इनकम है, उसने 4 एफडी भी कर रखी है, एफडी से इंटरेस्ट आता है, उसने शेयर्स बेचे वहां से गेन आता है, उसने बच्चों की ट्यूशन फीस पे करी है, उसने यहां इन्वेस्ट किया, सब कुछ बता देगा। एंड लास्ट में कह देगा कंप्यूट दी टैक्स लायबिलिटी। और उस क्वेश्चन के अंदर आपके ए टू जेड सारे चैप्टर यूज हो जाएंगे। और अब वो बच्चा जो लिमिटेड पढ़ के गया था, क्या वो क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर पाएगा? कहीं ना कहीं तो अटकेगा ही अटकेगा। और क्योंकि वो क्वेश्चन आपस में लिंक्ड है, तो जहां पर भी अटकेगा उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। प्रोपोर्शनेट मार्किंग मिलती है यहां पर भी, बट कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। वो कहेगा इस क्वेश्चन में यहां तक तो आता है, यहां नहीं आता। तो इस क्वेश्चन के थ्रू, ऐसा क्वेश्चन जीएसटी में भी आता है, ऐसे आईसीआई क्या कोशिश करता है कि आप लिमिटेड स्टडी करके ना हो, आप अपना सिलेबस क्या करके आओ, पूरा करके आओ। और दूसरी बात, वो आपको एक ग्लिम्स दे देता है कि जब सीए बन जाओगे तो किस तरह की समस्याएं सामने आएंगी। क्या आपने सिर्फ मान लो सैलरी इनकम का चैप्टर पढ़ लिया इनकम टैक्स के अंदर, तो आपके क्लाइंट सिर्फ सैलरी वाले आएंगे? बिजनेसमैन भी आएंगे। आपके क्लाइंट वो भी आएंगे जिनकी एफडी से इंटरेस्ट आता है, वो भी क्लाइंट होंगे जिन्होंने कोई ना कोई कैपिटल एसेट बेचा और उन्होंने कैपिटल गेन किया है। तो क्योंकि क्लाइंट हर तरह का आएगा, तो आपको आना भी हर चीज चाहिए। तो इस तरह से हमारा जो पेपर उन्होंने बना दिया और टाइम, वो क्या बना दिया है, कॉन्सेप्चुअल नेचर बना दिया। बट एमसीक्यू के अंदर उन्होंने एक फायदा करा है। क्या फायदा किया है? हमारे फाउंडेशन लेवल के ऊपर हमारी क्या होते थे, एमसीक्यू अगर सही हो तो क्या होता था, 1 मार्क मिलता था। यहां पर सारे एमसीक्यू जरूरी नहीं है 1 ही मार्क्स के हो, 1 मार्क के एमसीक्यू भी होंगे और 2 मार्क्स के एमसीक्यू भी होंगे। तो 30 मार्क्स के लिए 30 एमसीक्यू जरूरी नहीं है। जहां पर भी वो अच्छा कॉन्सेप्ट पूछेगा, आपको रिवॉर्ड करेगा 2 मार्क्स से। जहां पर भी वो सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछेगा, सिंपल कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा, वहां पे क्या देगा, 1 मार्क्स। तो 2 मार्क्स के भी आएंगे, 1 मार्क्स के भी आएंगे। सर अगली चीज, क्या यहां पर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है? क्योंकि फाउंडेशन में हमारी नेगेटिव मार्किंग थी कितनी, 0.25। आंसर गलत होगा तो उसका नंबर भी नहीं मिलेंगे और माइनस क्या हो जाएंगे, 0.25। यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ये एटलीस्ट पॉजिटिव पॉइंट है। उन्होंने कहा कि क्योंकि हम ऑलरेडी आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपके बैक ऑफ द हेड में ये डर नहीं होना चाहिए मैं गलत हो गया तो नेगेटिव मार्किंग होएगी। बिंदास क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करो, नेगेटिव मार्किंग का कोई झंझट नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट चीज सर, हमने ये तो समझ लिया कि पेपर 30 एमसीक्यू है, 70 हमारा डिस्क्रिप्टिव है, बट सिलेबस कितना है? क्योंकि टैक्स तो हमारे देश में अलग अलग तरह के हैं, तो कौन से टैक्सेस हमें पढ़ाए गए हैं? क्योंकि पेपर का नाम है टैक्सेशन। मैंने अपना लेक्चर लिखा है इनकम टैक्स नंबर 1, लेक्चर नंबर 1, बट सब्जेक्ट का नाम क्या है, टैक्सेशन। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं हमारे सिलेबस में क्या क्या है, पहले तो समझते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टैक्सेस इन इंडिया। पहले तो टैक्स के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए ना। मैं आपको बोल दूं ये वाले टैक्स हैं, इसके अलावा टैक्स कौन कौन से होते हैं वो पता ही नहीं है तो फायदा नहीं है। तो टैक्स होता क्या है, टैक्स हैं कौन कौन से, पहले ब्रीफली 15 मिनट वो डिस्कस करते हैं, फिर उसमें से क्या करेंगे, सिलेबस करेंगे। अच्छा, इससे पहले आप में से कोई पूछे, मैं ही बता देता हूं, क्या सर हमें टैक्स में कोई कॉपी लगानी है या नहीं लगानी? जीएसटी में मैंने बच्चों को स्पेसिफिकली कहा था कोई कॉपी, कोई नोटबुक लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जीएसटी के अंदर मैं जो भी नोटिंग कराता था वो क्या कराता था, बुक के अंदर ही कराता था। जो क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे सॉल्व्ड थे क्वेश्चन बैंक के अंदर, सो देयर वाज नॉट मच टू बी रिटन। मगर इनकम टैक्स के अंदर आपको एक कॉपी लगानी पड़ेगी, ज्यादा मोटी मत लगाओ। ऐसा नहीं है कि मैं सारे क्वेश्चन हाथ से कराऊंगा, बट बहुत सारे क्वेश्चन मैंने अनसॉल्व्ड रख रखे हैं अपनी बुक में, ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस भी होती रहे। और बहुत सारी इलस्ट्रेशंस भी मैं बनाऊंगा, क्लास में इलस्ट्रेशन बनाएंगे, क्लास में उन्हें सॉल्व करेंगे, और बुक के अंदर क्वेश्चन बाद में देख लेंगे, मिलते जुलते जो होंगे वो सॉल्व क्वेश्चन होंगे, वो मैं होमवर्क दे दूंगा या समथिंग लाइक दैट हम करेंगे। तो कॉपी जरूर लगा लेना। तो जो बच्चे कॉपी लाए हैं, खाली हाथ नहीं आए हैं, वैसे तो पहले दिन बच्चे खाली हाथ ही आते हैं, वो एक बार ये नोट करना शुरू कर सकते हैं जो मैं नोट करवा रहा हूं। ठीक है जी। सबसे पहला सवाल आता है टैक्सेशन के अंदर, व्हाट इज टैक्स? बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज टैक्स? सिलेबस मैंने अभी आपको बताया नहीं है, सिलेबस तब बताऊंगा जब आपको टैक्स के बारे में नॉलेज हो। कोई बच्चा ट्राई करना चाहे, टैक्स की डेफिनेशन अगर देनी हो तो क्या डेफिनेशन होनी चाहिए टैक्स की? बताओ बताओ भाई, कोई तो बताओ। 2 साल से बोले ही नहीं तुम, अब तो बोलने का समय आया है। देखो सीधी सी बात है, तुम में से आधे लोग एक दूसरे को जानते नहीं है, तो अगर एक दूसरे से शर्मा रहे हो, शर्माने की कोई जरूरत है नहीं। पेपर तुम में से किसी ने नहीं दिए, तो आपको पता ही नहीं साथ वाला इंटेलिजेंट है इंटेलिजेंट नहीं है, तो शर्माने की जरूरत नहीं है। जो मन में आ रहा है बोलो, सबके लिए नया सब्जेक्ट है, गलत भी बोलोगे तो मारूंगा थोड़ा मैं। तो व्हाट इज टैक्स आपके हिसाब से क्या है, बताओ। तो गवर्नमेंट जो हमारी इनकम का एक पार्ट रख लेती है,
गवर्नमेंट हमारी इनकम का एक पार्ट रख लेती है, वो इनकम टैक्स के लिए ट्रू है, बट मैं कह रहा हूं व्हाट इज टैक्स, पूरा टैक्स। लाइबिलिटी पेमेंट टू पेड टू दी गवर्नमेंट। एक टैक्स एक लाइबिलिटी है जो गवर्नमेंट को पे करनी है। आपने पे करी है कभी? आपने कभी जिंदगी में, चलो पहले एक एक करके बोलता हूं, आपने कभी इनकम टैक्स पे किया है? कभी नहीं किया। मैंने पे किया, मैंने पे किया, आपने पे नहीं किया। अच्छा, आपने कभी इनकम टैक्स पे नहीं किया, क्या आपको कभी नोटिस आया? कभी किसी ने पूछा क्यों नहीं पे किया? क्या कभी ऐसा हुआ कोई सर्विस सरकार ने मुझे एक्स्ट्रा दे दी क्योंकि मैं इनकम टैक्स पे करता हूं और आपको नहीं मिली? कभी ऐसा हुआ कि पुलिस की सर्विस हो, पुलिस ने कहा अरे तुम टैक्स पेयर नहीं हो, तुम साइड हटो, मैं तुम्हें नहीं दूंगा सर्विस? या डिफेंस के अंदर आर्मी ने भेदभाव कर दिया हो, सरकार ने स्ट्रीट लाइट लगा के दी, वो आपको कम रोशनी देती हो, मुझे ज्यादा रोशनी देती हो? नहीं। तो इसका मतलब टैक्स एक कंसिडरेशन तो नहीं है। मतलब कई बच्चे बोलते हैं सर टैक्स वो पेमेंट है जो हम गवर्नमेंट को कर रहे हैं, ये मत लिखना, जो फेयर में होगा मैं बताता जाऊंगा। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर टैक्स वो पेमेंट है जो हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं और गवर्नमेंट उसके बदले में हमें बहुत सारी तरह की सर्विसेज देती है, पुलिस सर्विस, डिफेंस सर्विस, स्ट्रीट लाइट की सर्विस, सड़क बनाने की सर्विस, सीवरेज की सर्विस, हमारे घर में पानी आता है उस चप की सर्विस, चलो पानी का तो अलग से चार्ज लेती है, बट बहुत सारी सर्विसेज जो सरकार हमें फ्री में देती है, उसी का पैसा तो कहां से आता है? टैक्स से आता है। तो क्या टैक्स को मैं बोल सकता हूं टैक्स इज अ कंसिडरेशन फॉर द सर्विसेज दैट वी रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट? क्या टैक्स को कंसिडरेशन बोला जा सकता है? द आंसर इज नो। कंसिडरेशन वर्ड पहले कहीं फाउंडेशन लेवल के ऊपर पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। अरे नो सर कौन बोल रही है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर डी, याद आ रहा है? मैंने पता नहीं कितने साल पहले पढ़ा था, मुझे आज तक याद है। तुम इंपॉर्टेंट पढ़ा था, यही तो था बात, सिलेक्टेड वाले, ठीक है? तो कम से कम उसने ईमानदारी से बोल तो दिया, तुमने भी इंपॉर्टेंट ही पढ़ा था, बस उसने ईमानदारी से बोल दिया। तो 2 क्लॉज डी कंसीडरेशन के अंदर आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, कंसीडरेशन चेक करने के लिए एक चीज देखनी पड़ती है, क्विड प्रो क्यो। ये क्या होता है भाई? समथिंग इन रिटर्न, यानी किसी चीज को हम किसी चीज की कंसीडरेशन तभी बोलते हैं अगर मैंने जो आपके लिए किया और आपने जो मुझे दिया वो आपस में क्या है? आपस में लिंक्ड है। मैंने आपको पढ़ाया, आपने बदले में फीस पे करी, क्या क्विड प्रो क्यो है? यस। आपने जाकर एक दुकानदार को पैसे दिए, उसने बदले में आपको पेन दे दिया, पेंसिल दे दिया, रजिस्टर दे दिया, क्या क्विड प्रो क्यो है? यस। मगर आपने सरकार को टैक्स दिए, नो डाउट कि उस टैक्स के पैसे से ही सरकार ने सर्विसेज दी, बट क्या क्विड प्रो क्यो है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने सरकार को टैक्स दिया, आपने सरकार को टैक्स नहीं दिया, सर्विसेज तो किसको मिली? दोनों को ही मिली। अच्छा, बहुत सारी सर्विसेज हैं जो टैक्स पेयर्स को नहीं मिलती। मान लो आज सरकार बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों के लिए कोई स्कीम लेके आती है, मनरेगा स्कीम लेके आती है, उसका पैसा टैक्स पेयर्स के से जाता है, मगर उसका फायदा मुझे नहीं मिलता, किसको मिलता है? किसी और को मिलता है। तो क्या यहां पर टैक्स पे करना और सरकार से मिलने वाली सर्विसेज का कोई क्विड प्रो क्यो है? नहीं। टैक्स इज नॉट अ कंसिडरेशन। इफ टैक्स इज नॉट अ कंसिडरेशन देन व्हाई डू वी पे टैक्स? इनडायरेक्ट, चलो मतलब आप अगर एक सिंपल सी बात है, अगर मैं एक एग्जांपल दूं, आप सबके कई बार गली मोहल्ले में ऐसा डिसीजन होता है कि सारे गली मोहल्ले वाले मिलकर एक चौकीदार रखेंगे। दिल्ली में अभी जहां पे मैं रहता हूं, नॉर्थ दिल्ली के अंदर, वहां पर ऐसे ही हुआ, गाड़ियां चोरी हो गई कुछ, तो सबने मिलकर डिसाइड किया गाड़ियां चोरी हो रही हैं तो रात को ना एक चौकीदार रखते हैं। अच्छा, चौकीदार जब रखते हैं, एक मोहल्ले के अंदर 50 घर होते हैं, क्या 50 के 50 लोग मान जाते हैं उस घर के लिए? नहीं, कि चौकीदार की सैलरी में कंट्रीब्यूट करेंगे? नहीं। कुछ होते हैं समझदार, एक्स्ट्रा समझदार, वो पता क्या कहते हैं? अगर हम ना दें पैसे तो भी चौकीदार हमारी गाड़ी की प्रोटेक्शन तो करेगा ही। ऐसे तो होगा नहीं कि चौकीदार गाड़ी चोरी हो रही है पहले पता करेगा, रुको 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 देखने दो कि इसने मुझे पैसे दिए थे या नहीं। तो वो कहते थे कि कोई और पे करेगा और हम भी क्या ले लेंगे? उसका फायदा ले लेंगे। अगर आप कहो कि टैक्स इनडायरेक्ट कंसीडरेशन है तो हर इंसान कहेगा मैं क्यों पे करूं, कोई और पे करेगा, कोई होगा संचित ग्रोवर नाम का बेवकूफ जो टैक्स पे करेगा, वो सरकार को टैक्स पे करेगा और हम क्या ले लेंगे? मजे ले लेंगे हम। तो अगर सारे यही सोचने लग जाएंगे तो अल्टीमेटली चौकीदार रखा ही नहीं जाएगा, अल्टीमेटली टैक्स कभी होगा ही नहीं। तो हम ये नहीं बोल सकते टैक्स अगर मैं पे कर रहा हूं मुझे कोई खुशी नहीं मिलती, मुझे कोई खुशी नहीं मिलती, मेरे अंदर कोई इतनी पेट्रियोटिक फीलिंग नहीं है कि देश नेशन बिल्डिंग के अंदर मैं कहूं मैं तो टैक्स दूंगा, और तुम कोई लेस पेट्रियोटिक नहीं हो कि तुमने टैक्स नहीं दिया तो तुमने देश की सेवा नहीं करी। टैक्स मैं इसलिए देता हूं क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी लॉ के अंदर मेरे को पे करना है, मेरी स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी है टैक्स पे करना, आपकी स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी नहीं है। तो अगर आपको टैक्स को वन वर्ड में डिफाइन करना है, टैक्स इज नथिंग, इन्होंने बोला इट इज अ पेमेंट, आई वुड एड वन मोर वर्ड टू इट इज अ स्टैट्यूटरी पेमेंट विच इज मेड बाय वन पर्सन टू दी
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्टैट्यूटरी का मतलब किसी को मजा नहीं आ रहा पे करने में, उसको इसलिए पे करना पड़ रहा है क्योंकि उसकी लाइबिलिटी क्रिएट की गई है किसी स्टैच्यू में, किसी लॉ के अंदर। अच्छा, पेमेंट आप सबने शायद 11th-12th क्लास में पढ़ा होगा, दो तरह की होती हैं, एक होती है यूनिलैटरल, एक होती है बायलैटरल। पढ़ा था कहीं जीडीपी वाले चैप्टर के अंदर? व्हाट इज द डिफरेंस? यूनिलैटरल और बायलैटरल में डिफरेंस क्या होता है? यूनिलैटरल इज वन वे, बायलैटरल इज मैंने आपको कुछ दिया तो आपकी तरफ से भी कुछ फ्लो हो रहा होगा। अच्छा जल्दी से बताओ, टैक्स यूनिलैटरल पेमेंट है या बायलैटरल है? क्योंकि मैं जब सरकार को पेमेंट कर रहा हूं कोई गारंटी नहीं है वहां से कुछ मिलेगा मुझे, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन बनाऊं, हमने अभी बैठे बैठे यहां पे डेफिनेशन बनाई, टैक्स इट इज अ यूनिलैटरल पेमेंट, यूनिलैटरल पेमेंट made by a person to government because of a statutory liability, because of a statutory liability created under any law, statutory liability created under any law। पहली क्लास अगर है तो आपको मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी मुश्किल से समझ में आएगी, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। It is a unilateral payment made by a person to government because of a statutory liability created by any law। यानी अब कोई ना कोई लॉ के अंदर ये लाइबिलिटी होगी जिसकी वजह से मैं इनकम टैक्स पे कर रहा हूं, आप पे नहीं कर रहे, और आप पे वो लॉ लाइबिलिटी नहीं डाल रहा होगा, इसीलिए आपने अपने जीवन के 18 साल 19 साल 20 साल टैक्स पे नहीं किया और आपको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। मैं अगले साल टैक्स पे ना करूं, मेरे को नोटिस आ जाएगा, क्योंकि उस लॉ के अंदर मेरे लिए लाइबिलिटी, आपके लिए लाइबिलिटी नहीं है। अच्छा, ये तो हो गया टैक्स पेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो डेफिनेशन है दिस इज फ्रॉम टैक्स पेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू। टैक्स पेयर कह रहा है मेरे लिए टैक्स का मतलब ये है, दिस इज टैक्स पेयर पॉइंट ऑफ व्यू। अब यही टैक्स की डेफिनेशन मुझे बताओ गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप गवर्नमेंट हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स? सोर्स ऑफ रेवेन्यू। कोई अगर सीधी सी बात है, थोड़े दिन पहले मुझे किसी ने मैसेज बोला कि सरकार इतना टैक्स क्यों लगाती है, मतलब मैं अभी बजट पे सेशन लिया था मैंने थोड़े दिन पहले, तो वहां पर लास्ट मैंने पूछा कोई डाउट, तो एक डाउट आया, सर इतना सरकार टैक्स क्यों लगाती है हम पे? वो क्रिप्टो पे आया था 30% टैक्स। सर कुछ तो छोड़ दे सरकार। अच्छा, सरकार टैक्स क्यों लगाती है? क्योंकि सरकार को देश चलाना है, और देश चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। खर्चा करना है तो क्या चाहिए? पैसा। और सोर्स ऑफ रेवेन्यू सरकार के लिए क्या है सबसे मेजर? टैक्स। तो फ्रॉम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू टैक्स इज अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। अच्छा, ये तो लिख लेते हैं, बट मुझे बताओ व्हाट आर दी अदर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर टैक्स, अदर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट। टैक्स एक मेजर सोर्स है, बट इसके अलावा कौन से सोर्सेज हैं बताओ? सबसे पहले क्या बोला? चालान। मतलब आप क्या बात है? फाइन्स एंड पेनल्टीज। हमने सर मास्क नहीं पहन रखा था, रास्ते में पुलिस वाले ने रोका और हमारा चालान काट दिया, तो वो फाइन किसको चला गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। सर हाँ वो ठीक है, मुझे पता है, बस मेरी क्लास एक मंदिर है, यहाँ पे अच्छी बातें बोलनी है, ठीक है? ये गंदी रिश्वत वाली बातें मेरी क्लास में मत बोला करो, ठीक है? यहाँ पर हम सब ईमानदार हैं, ठीक है? ओके। अच्छा, फाइन्स एंड पेमेंट्स जो आपने मतलब असली में जो चालान कटवाया, जो सरकार ने आपसे पेनल्टी ली, अलग अलग एक्ट में अलग अलग नॉन कंप्लायंस करने के लिए फाइन्स एंड पेनल्टीज होती है। क्या लगता है ये फाइन्स एंड पेनल्टीज बजट का कितना परसेंट होती होंगी? नॉट इवन 0.0001%। सो इट इज नॉट मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। मेजर बताओ कुछ जो अपनी कंपनीज प्राइवेट सेक्टर को बेचती हैं। इसके लिए कोई अच्छा सा नाम पढ़ा था आपने? पीएसयू नहीं, और अच्छा नाम बताओ। डिसइन्वेस्टमेंट, ये वर्ड पढ़ा था? जिन बच्चों ने बीसी के छोड़ रखी थी उनसे बात नहीं कर रहा, सॉरी सॉरी, जिन्होंने पढ़ा था उनसे बात कर रहा हूं। डिसइन्वेस्टमेंट, डाइवेस्टमेंट, डेलीगेशन कुछ पढ़ा था, ठीक है? डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट की बहुत सारी कंपनीज हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट के शेयर होल्डिंग है, और वो क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, सरकार बाहर की जनता भी उस शेयर को खरीदना चाहती है, तो सरकार क्या करती है? अपने शेयर्स बेच देती है और लोगों से पैसा जनरेट करती है। जिस समय हम इस समय क्लास ले रहे हैं, एक गवर्नमेंट की कंपनी है बहुत बड़ी जिसका आईपीओ आ रहा है, जहां पे इन्वेस्टमेंट कर रही है। कौन सी? टू दैट एक्सटेंट न्यूज़पेपर पढ़ते हो? एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आज तक की सबसे बड़ी डिसइन्वेस्टमेंट होने वाली है, आज तक का सबसे बड़ा आईपीओ इंडिया की हिस्ट्री में आने वाला है। किसका? एलआईसी। सर एलआईसी इसका मतलब पहले लिस्टेड नहीं थी? नहीं, पहले सिर्फ किसकी होल्डिंग है उसके अंदर? गवर्नमेंट। और अब गवर्नमेंट अपनी कुछ होल्डिंग, थोड़ी सी होल्डिंग किसको दे रही है? पब्लिक को, मतलब प्राइवेट लोगों को, जिसमें एंटिटीज भी आएंगे और इंडिविजुअल्स भी आएंगे। दिस इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। अच्छा, डिसइन्वेस्टमेंट के अलावा और इमेजिन करो क्या हो सकता है? पब्लिक
पब्लिक पीएसयू के शेयर्स बेचोगे तो क्या आ जाएगी? डिसइन्वेस्टमेंट। पीएसयू से क्या डिविडेंड भी आता होगा या नहीं आता होगा? जितने भी पीएसयूज हैं वो डिविडेंड देते हैं, तो उनका शेयर होल्डर कौन है? सरकार। एलआईसी ने मान लो डिविडेंड दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी भी शेयर होल्डिंग रखेगी, तो उसका डिविडेंड कहां पर जाएगा? गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो वो गवर्नमेंट के लिए डिविडेंड क्या बन जाएगी? एक इनकम बन जाएगी। और बताओ कुछ। टूरिस्ट में सरकार तो क्या लेती है यार? एक्सपोर्ट इंपोर्ट लोग करते हैं। गवर्नमेंट फी किस चीज की? लाइसेंस फीस। अच्छा, लाइसेंस फीस क्यों होती है? गवर्नमेंट लाइसेंस क्यों देती है? क्योंकि जब भी हम कोई नेचुरल रिसोर्सेज यूज करते हैं, बाय डिफॉल्ट वो नेचुरल रिसोर्सेज किसके होते हैं? गवर्नमेंट के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज आपके घर के नीचे तेल निकल आए, तेल मतलब सरसों का तेल नहीं, वो क्रूड ऑयल। एक वो धमाल मूवी देखिए, धमाल मूवी के अंदर ऐसा होता है ना, उनको कोई एक जमीन का टुकड़ा बेच देता है, सीवर का पानी दिखाकर कहता है देखो यहाँ पे क्रूड ऑयल है, वो जमीन खरीद लेते हैं, बाद में पता लगता है सीवर का पानी है। मैं कह रहा हूं वो सीन ही टेक्निकली गलत है। अगर तुम्हारी जमीन के नीचे तेल निकल भी आया, वो तेल तुम्हारा नहीं है। बाय डिफॉल्ट जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हमारे देश में, उस पे हक किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अगर आपको वो नेचुरल रिसोर्सेज यूज करने हैं तो आपको गवर्नमेंट को क्या देनी पड़ेगी? लाइसेंस फीस। अच्छा, आप सबकी जेब में मोबाइल फोन है, उस पर नेटवर्क आ रहे हैं इस समय, ठीक है? वो नेटवर्क कैसे आ रहे हैं? हवा के अंदर कुछ ना कुछ वेव्स होती होंगी। हम कॉमर्स के बच्चे हैं, टेक्निकलिटी में नहीं जाते। कुछ ना कुछ वेव्स होती होंगी, इसके अंदर आती होंगी। ये वेव्स ट्रेवल करती हैं कहां से? हवा के अंदर। इसे बोलते हैं स्पेक्ट्रम। सुना है कभी ये वर्ड? 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, 4G स्पेक्ट्रम, और अब क्या आने वाला है? 5G स्पेक्ट्रम। तो ये वेव्स ट्रेवल करती हैं, इस वेव्स के अंदर आपका डेटा ट्रेवल कर रहा होता है, इस वेव्स के अंदर ही मैसेजेस ट्रेवल कर रहे होते हैं, आपकी आवाज भी ट्रेवल कर रही होती है। ये वेव्स किसकी हैं? ये जो हवा है जिसके अंदर वेव्स ट्रेवल कर सकती हैं, ये सरकार की है। और क्योंकि टेलीकॉम कंपनीज एयरटेल, रिलायंस, जियो को इन वेव्स को यूज करना होता है, ये सरकार से क्या लेती हैं? स्पेक्ट्रम लेती हैं, और सरकार बदले में क्या पैसे चार्ज करती है इनसे? नेचुरल रिसोर्सेज के। तो ये कुछ सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हैं, ऐसी मैंने नॉलेज के लिए डिस्कस कर लिए। मगर किसी भी सरकार के लिए मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या होता है? टैक्स होता है। अच्छा, कई बार कुछ बच्चे बोलते हैं सर दुनिया में क्या हर देश के अंदर टैक्स लगता है? द आंसर इज नो। देयर आर सर्टेन कंट्रीज जहां पर टैक्स ना के बराबर है। इन्हें बोलते हैं टैक्स हेवंस। क्या बोलते हैं इन्हें? टैक्स हेवन। हेवन नहीं बोलते, टैक्स इसकी स्पेलिंग भी क्या होती है? हेवंस। ये वो देश होते हैं जहां पर टैक्स ऑलमोस्ट नहीं होता। जैसे जितनी भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज है ना, दुबई हो गई अपनी, ओमान हो गया, कुवैत हो गई, सऊदी अरेबिया हो गई, अब यहां पर टैक्सेस लगने शुरू हो रहे हैं, मगर फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यहां के लोगों ने कभी टैक्स नाम की चीज सुनी ही नहीं है। अच्छा, यहां पर जब टैक्स नाम की चीज सुनी नहीं है, ना इनकम टैक्स लगता था, ना ही इनडायरेक्ट टैक्स लगता था, तो देश कैसे चलता था? उनके पास, उनकी कंट्री के पास ऑलरेडी कोई ना कोई सोर्स ऑफ रेवेन्यू होगी। ऑयल बेच बेच के उनका देश चल रहा था। उन्होंने कहा जब देश चल ही रहा है तो लोगों से टैक्स क्यों लेना? और इंडिया जैसा देश, यूएस जैसा देश, ब्रिटेन जैसा देश, ये सारे टैक्स क्यों लगाते हैं? क्योंकि इनको देश चलाने के लिए रेवेन्यू चाहिए, और रेवेन्यू के इन सब से पेटा भरता नहीं है। तो पेट भरने के लिए, देश चलाने के लिए क्या करना पड़ता है? टैक्स लगाना पड़ता है। फ्रॉम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू लिखेंगे अब सेकेंड डेफिनेशन, फ्रॉम गवर्नमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। यहां लिखेंगे टैक्स इज अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। अब आगे की अगली बात करते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया टैक्स होता क्या है। नेक्स्ट चीज बचपन में पढ़ रखी होगी, व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ टैक्स। किसी भी कंट्री के अंदर टैक्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? जल्दी से बताओ। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो टाइप्स ऑफ टैक्स, टैक्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज डायरेक्ट टैक्स, सेकेंड टाइप इज इनडायरेक्ट टैक्स। दोनों में फर्क क्या होता है पहले बताओ, बचपन में क्या पढ़ा था? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स? बताओ जल्दी से। जिसका बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट, जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता उसे बोलते हैं डायरेक्ट। अब ये बर्डन क्या भला होती है, जरा सोच के देखते हैं। लेट अस सपोज आप गए किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर, ठीक है जी, रेस्टोरेंट का ये जगह मैं एग्जांपल ले लेता हूं, पिज्जा हट के पास गए आप, ठीक है। वहां जाकर आपने एक पिज्जा खरीदा। पिज्जा एक क्या दो खरीदे, किसी के साथ जाओगे तो, ठीक है, अकेले क्यों ही जाओगे। तो 1000 का आपने पिज्जा लिया। वहां पर पिज्जा हट जब आपको बिल देता है, वहां पर इस 1000 के ऊपर 5% के हिसाब से 50 रुपए का एक टैक्स लगा होता है। नाम क्या होता है उसका? जीएसटी।
और आपका बिल टोटल कितने का आता है 1050 का। तो बेसिकली अच्छा मुझे बताओ ये जो 50 रुपए हैं क्या आप सरकार को देकर आते हो या आप पिज्जा हट को दे देते हो? हम तो पिज्जा हट को। सरकार को देने की लायबिलिटी इमेजिन करो जीएसटी लॉ में किसकी होती होगी? पिज्जा हट की। यानी हु इज द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट? पिज्जा हट, यानी कि सेलर। बट हु इज एक्चुअली पेइंग दिस अमाउंट फ्रॉम हिज ओन पॉकेट? आप लोग। पिज्जा हट ने क्या किया? सिंपल सी बात करिए, अपने बिल के अंदर 50 रुपए चार्ज करके आपसे चार्ज कर लिए, आपसे 1000 रुपए लिए, ऊपर से 50 रुपए ले लिए। उसने बोल दिया कि 1000 रुपए मेरे हैं, 50 रुपए मैं किसको दे दूंगा? गवर्नमेंट को। तो पिज्जा हट को अगर लायबल भी किया गया जीएसटी लॉ के अंदर, पिज्जा हट ने ये टैक्स का बर्डन, टैक्स का इंसिडेंस आप पे पास ऑन कर दिया। अल्टीमेटली किसकी जेब से पैसे गए? हमारी जेब से पैसे गए। ठीक है जी। अच्छा, कभी पिज्जा हट को ऐसे देखा है ये बोलते हुए कि आपको मैं पिज्जा बेचूंगा 1000 रुपए का, इसमें से मैं कुछ खर्चे लेस करूंगा, मान के चलता हूं 400 रुपए के एक्सपेंसेस हैं और मुझे 600 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, तो मैं इस 600 रुपए का जो प्रॉफिट होगा इसके ऊपर क्या पे करूंगा? इनकम टैक्स। मान लो अभी के लिए इनकम टैक्स हमें कैलकुलेट करना नहीं आता, मैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी 10% का इनकम टैक्स मान लेता हूं। 600 रुपए पे 10% के हिसाब से कितना इनकम टैक्स हो गया? 60 रुपए। कभी ऐसा देखा है कि पिज्जा हट अपने बिल में का 60 रुपए का इनकम टैक्स पे मुझे दे दो? बिल आया आपके पास, उसमें जीएसटी भी लगा है और उसमें इनकम टैक्स भी लगा है। आपने पिज्जा से पूछा इनकम टैक्स काहेगा? उसने बोला क्योंकि आपको पिज्जा बेच के जो मैं पैसे कमाऊंगा उस पर मुझे इनकम टैक्स पे करना होता है, तो ये भी आप दे दो। आप कहोगे ले जा पिज्जा वापस, मैं नहीं लेना। क्या कभी कोई किसी से इनकम टैक्स चार्ज कर सकता है? द आंसर इज नो, बिकॉज इनकम टैक्स इज नॉट अ इनडायरेक्ट टैक्स, इट इज अ डायरेक्ट टैक्स। वहां पर लाइबिलिटी भी पिज्जा हट वाले की थी और पे भी किसने करना है? पिज्जा हट ने। यानी इन टैक्सेशन देयर आर ऑलवेज टू टाइप ऑफ पीपल। One is the person liable to pay tax to the government. Second is person bearing the burden of tax. अच्छा, ये जो burden word है ना, ये बड़ा लेमन वाला वर्ड है, मतलब आम जनता के लिए। अब हम आम जनता थोड़े रहे, अब तो हम टैक्स वाले हो गए हैं। तो जो burden वर्ड होता है उसकी जगह एक वर्ड हम टैक्स में यूज करते हैं, इंसिडेंस ऑफ टैक्स। जब भी ये वर्ड आएगा ना आपका इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इसका मतलब किसकी जेब के ऊपर असर पड़ रहा है। तो मुझे बताओ क्या ये दो लोग हैं, पर्सन लायबल टू पे टैक्स एंड पर्सन बेयरिंग द इंसिडेंस ऑफ टैक्स, क्या ये दोनों लोग सेम लोग हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं? इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स के अंदर ये दोनों लोग क्या होते हैं? सेम। इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स, द वन हु इज लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट is actually the one who is bearing the incidence of tax. But in case of indirect tax, the person bearing the burden of tax, person bearing the incidence of tax can be someone else, and person who is liable to pay tax to the government can be someone else. मेरे एग्जांपल में who was liable to pay tax to government? Pizza Hut. Who is the person bearing the incidence of tax? हम कौन है? अल्टीमेट कस्टमर। ठीक है जी। मैंने आपको कोचिंग सर्विसेज दी, ठीक है जी। अब चलो इसका एग्जांपल मैं एक बार बनाता हूं। अगर 1 मिनट के लिए कोचिंग वाले एग्जांपल में आने से पहले, पिज्जा हट का एक कॉम्पिटिटर है डोमिनोज, ठीक है जी। यही सेम पिज्जा डोमिनोज के ऊपर मिलता है 1000 रुपए का, मगर डोमिनोज में जब बिल आता है तो वो 1000 रुपए का ही आता है। कुछ रेस्टोरेंट में कभी नोट किया हो, जो उनके मेन्यू में प्राइस लिखा होता है वो उतने ही पैसे लेते हैं। कुछ रेस्टोरेंट ऐसे होते हैं जो मेन्यू में प्राइस होता है उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करके देते हैं। अच्छा, डोमिनोज ने कहा 1000 रुपए का पिज्जा मेन्यू में लिखा और 1000 रुपए का बिल दिया, डज दैट मीन डोमिनोज सरकार को जीएसटी पे नहीं करता होगा? या ये भी करता होगा? ये करता होगा। इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है? इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ये है, ये आपको एंड प्राइस बताता है 1000 रुपए, ये कहता है मैं खुद पे कर दूंगा। खुद कैसे पे करेगा? तो ये मान लो 5% का टैक्स है, हम मान के चलेंगे इस पिज्जा के अंदर 900 समथिंग रुपीस का वैल्यू आएगी, जिसके ऊपर 5% का टैक्स लगा होगा, और टोटल अमाउंट कितना है? 1000 रुपए। इन अदर वर्ड्स मैं बोलूं, दिस 1000 इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। डोमिनोज को भी जीएसटी पे करना है, बट उसने 1000 रुपए टोटल चार्ज करे। तो हम बैक कैलकुलेशन करेंगे। बैक कैलकुलेशन कैसे करेंगे? मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत पढ़ रखी होगी आपने। 1000 डिवाइडेड बाय 105 इंटू 100, मतलब 1000 इज बेसिकली 105% ऑफ समथिंग। 900 समथिंग, सॉल्व करके देखो, 900 समथिंग आपकी वैल्यू आएगी, उस पे 5% लगाओगे तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 1000 रुपए। यानी मुझे एक बात बताओ, क्या इनडायरेक्ट टैक्स में इंसिडेंस सामने वाले पे पास करना मैंडेटरी है या मर्जी है? मैंडेटरी है या मर्जी? मतलब आप बताओ, पिज्जा हट ने 1000 रुपए के ऊपर 50 रुपए लगाए आपसे, डोमिनोज ने आप पे अलग से चार्ज नहीं किए, मगर सरकार को दोनों को टैक्स पे करना है। पिज्जा हट ने 50 रुपए का इंसिडेंस डायरेक्टली आप पे पास ऑन कर दिया,
डोमिनोज ने 50 तो नहीं होगा, 40 समथिंग रुपीज होगा। एक बार मुझे कैलकुलेट करके बता ही दो। कैलकुलेटर मेरे पास पड़ा है, रुको। तुम्हारे से मैं पूछता नहीं, तुम्हारी क्या पहले दिन बेइज्जती करूं मैं, कैलकुलेटर तुम लाए नहीं होगे। 952 रुपीज और 48 रुपीज का जीएसटी बनता है, ठीक है जी। 48 रुपीज का जीएसटी डोमिनोज ने तुमसे चार्ज कर लिया, बट तुम्हें पता भी नहीं चला। असली में उसने भी इंसिडेंस पास ऑन किया तुम्हारे ऊपर, बट तुम्हें रियलाइज नहीं हुआ। तो कुछ लोग इंसिडेंस डायरेक्टली पास ऑन करते हैं, कुछ लोग छुपा के करते हैं। छुपा के इन द सेंस मार्केटिंग में डिफरेंस है। अब मैं उस एग्जांपल पे आता हूं। मैंने आपको कोचिंग सर्विस दी, लेट्स से मैंने आपसे बदले में लिए 10,000 रुपीज, ठीक है जी। क्या 10,000 से ओवर एंड अबव आपसे कोई जीएसटी चार्ज किया गया? चार्ज, अरे हाँ या ना तो बोल दो। चार्ज किया गया? नहीं किया गया। क्या मुझे सरकार को टैक्स पे करना होगा, या सरकार कहेगी संचित ग्रोवर तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हें टैक्स नहीं लेंगे, या पे करना पड़ता होगा? करना पड़ता होगा। बस फर्क ये है, मैं तुम्हें कह देता 10,000 की फीस और 18% के हिसाब से 1,800 रुपए जीएसटी, तो आप कहते सर पहले बोलते 11,800 की फीस है। तो हम जब 10,000 बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, 10,000 डिवाइडेड बाय 118 इंटू 100, मोटा मोटा करूं तो 8,500 रुपए से निकल के आते हैं लगभग। 8,500 जेब में जाते हैं, 1,500 रुपए सीधे सीधे किसके पास चले जाते हैं? सरकार के पास। सरकार ने मुझे बोला जब जब कोचिंग सर्विस दोगे तुम्हें एक इनडायरेक्ट टैक्स पे करना है जिसका नाम है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मैंने कहा ठीक है, मैं उसको चार्ज कर लूंगा कस्टमर से, मगर उसको एक तरह से प्राइस के अंदर ही एम्बेड कर दिया, वो मैं प्राइस बैक कैलकुलेशन करूंगा। अगर मैं कह दूं 10,000 प्लस जीएसटी, तो 10,000 प्लस जीएसटी करके मैं 11,800 चार्ज करूंगा। बट इन बोथ द केसेस मैं आप पर इंसिडेंस पास ऑन कर रहा हूं, एक जगह डायरेक्टली, एक जगह इनडायरेक्टली। ठीक है जी, ये बात समझ में आई? तो अब पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इनके एग्जांपल डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन हो गई, इट इज अ टैक्स भाई, देख रहा हूं तुम्हें भी, तुम्हारी चैट्स बीच बीच में देख रहा हूं। अब तुम्हें देखता थोड़ा रहूंगा बार बार इधर करके। एक बच्चा कह रहा था हमें नहीं देख रहे हो, अब तो ऑफलाइन वालों को देख रहे हो। तुम डाउट तो पूछो, तभी तो पूछो, देखूंगा तुम्हें। इट इज अ टैक्स इन केस ऑफ विच incidence of tax can be passed on to customers। ओ सॉरी, ठीक है, तभी मैं देखता चैट में, मेरा ध्यान इधर हो जाता है। कांट बी पास्ड ऑन टू कस्टमर्स। इन अदर वर्ड्स, here person liable to pay tax to government and person bearing incidence of tax are same। Person bearing the incidence of tax and person liable to pay tax to the government are same persons। ठीक है जी, अब आते हैं जरा इस फील्ड के अंदर। इट इज अ टैक्स in case of which incidence can be shifted to customer either directly or indirectly, either directly or indirectly। So person liable to pay tax, person liable to pay tax to government and person bearing incidence of tax can be different persons। यहां पर दोनों लोग अलग अलग हो सकते हैं।
ठीक है, अब आते हैं जरा एग्जांपल्स पे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल दो भाई, बड़ा सिंपल ही एग्जांपल है। डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल इनकम टैक्स, पहला एग्जांपल तो हो गया इनकम टैक्स। और कोई एग्जांपल? हाउस टैक्स। हाउस टैक्स क्या है? टिपिकली हमारे देश में 3 अलग अलग तरह की गवर्नमेंट्स होती हैं। कौन कौन सी? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और म्युनिसिपैलिटी। अभी एक एक करके बात करूंगा कि कौन सी गवर्नमेंट कौन सा टैक्स इकट्ठा करती है और ये चीज कहां लिखी है वो बात करेंगे। बट एक तरह का टैक्स है हाउस टैक्स, जिन्होंने बोला, जो कि म्युनिसिपैलिटी हमसे कलेक्ट करती है। जो हमारी थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट होती है ना, जैसे हम इस समय लक्ष्मी नगर में बैठे हैं, ये कौन सी म्युनिसिपैलिटी के अंदर आती है? ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। यहां पर जो भी हाउस टैक्स होगा, जिस भी पर्सन का प्रॉपर्टी होगी, उसे टैक्स पे करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ हाउस टैक्स। ये म्युनिसिपैलिटी के पास जाएगा और कौन पर्सन बियर करेगा इसको? जो पर्सन एक्चुअली इसे पे कर रहा है। तो यहां पर आप म्युनिसिपल टैक्सेस का भी एग्जांपल ले सकते हो। अच्छा, एक और टैक्स हमारे हुआ करता था एक जमाने में, जिसका नाम क्या होता था? वेल्थ टैक्स। टिल 2015 देयर वाज अ टैक्स नेम वेल्थ टैक्स। यानी कि आप पहले इनकम कमाओ, टैक्स लगेगा, फिर उस इनकम से वेल्थ बनाओ। वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? गाड़ियां खरीद लो, गोल्ड खरीद लो, ज्वेलरी खरीद लो, प्रॉपर्टी खरीद लो। तो जितनी वेल्थ होगी जिस इंसान के पास, उसकी वेल्थ के ऊपर भी क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। मगर 2015 में इस टैक्स को खत्म कर दिया गया। तो वेल्थ टैक्स भी एक एग्जांपल होता था पहले, मगर अब वो टैक्स खत्म हो गया। जब मैंने सीए फाइनल दी थी, सीए फाइनल के एग्जाम दिए थे, उस समय वेल्थ टैक्स भी हमारे सिलेबस में हुआ करता था। बट आप लोगों को वेल्थ टैक्स नहीं पढ़ना, फॉर द सिंपल रीजन वेल्थ टैक्स को क्या कर दिया गया है? खत्म कर दिया गया। तो आज की डेट में डायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे पास क्या है? इनकम टैक्स। साथ साथ इसके अलावा और कौन सा एग्जांपल है? हाउस टैक्स हो गया। और भी कुछ छोटे छोटे टैक्सेस लगते हैं। कुछ जगह पे एग्रीकल्चर पे टैक्स लगता है, मंडी टैक्स नाम से टैक्स लग रहा होता है। कुछ जगहों पे सीवरेज टैक्स नाम का एक टैक्स लगता है। तो देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स, बट मेजरली ये दो हो गए। अब जरा बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। आज की डेट में कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स इंडिया के अंदर लग रहे हैं? एग्जांपल, सबसे पहला एग्जांपल तो आप सबको पता है, जीएसटी। कोई बोलता है गुड एंड सिंपल टैक्स, कोई कहता है गब्बर सिंह टैक्स। नाम सुना होगा आपने। सरकार अपने जब प्रमोशन कर रही होती है बोलती है गुड एंड सिंपल टैक्स, ऑपोजिशन बोलती है गब्बर सिंह टैक्स। वैसे इसकी फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अच्छा, जीएसटी तो 2017 में आया है। उससे पहले क्या हुआ करता था? उसके पहले बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे। गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं, मान लो ये कैलकुलेटर है, इसको कंपनी रजिस्ट्रेशन टैक्स नाम का भी कोई टैक्स है। कंपनी रजिस्ट्रेशन की फीस होती है, टैक्स नहीं होता। कंपनी लॉ में कंपनी रजिस्टर करते हो तो जो पैसे देने होते हैं उसे आरओसी फीस बोलते हैं, वो टैक्स नहीं होता। ठीक है। सिमिलरली अलग अलग लॉ में आपको रजिस्टर करते समय जो पेमेंट करनी पड़ती है, दैट इज फीस फॉर रजिस्ट्रेशन, दैट इज नॉट अ टैक्स। ठीक है। हाँ, मैं बात क्या कर रहा था, जीएसटी आने से पहले 2017 से पहले जब भी कोई प्रोडक्ट बनता था, मैन्युफैक्चर होता था, उस समय एक टैक्स लगता था जिसका नाम क्या था? एक्साइज ड्यूटी। फिर जब वो प्रोडक्ट बिकता था, बिकने पे एक टैक्स लगता था जिसका नाम क्या था? सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स भी अगर सेम स्टेट के अंदर सेल हो रही है तो उस पे लगता था वैट। वैट इज वैल्यू एडेड टैक्स। और अगर इंटर स्टेट सेल हो रही है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है, तो वहां पे टैक्स लगता था सीएसटी, बोले तो सेंट्रल सेल्स टैक्स। ये सारी बातें मैं बाद में करूंगा डिटेल में जीएसटी में, मगर अब मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि पहले एक्साइज हुआ करता था और सामान बेचने पर, गुड्स बेचने पे क्या लगता था? वैट और सीएसटी, डिपेंडिंग वो इंट्रा स्टेट सेल है या इंटर स्टेट। सर्विसेज पे क्या लगता था? सर्विसेज के ऊपर लगता था सर्विस टैक्स। सारी सर्विसेज किसके अंदर आती थी? सर्विस टैक्स के दायरे में आती थी। अच्छा, जब गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो क्या लगता था? इंपोर्ट ड्यूटी। और जब गुड्स एक्सपोर्ट करते हो इंडिया के बाहर, तो वैसे तो आमतौर पर टैक्स नहीं लगता, बट लग सकता है क्या? एक्सपोर्ट ड्यूटी। ठीक है जी। इनको कलेक्टिवली हम बोलते थे कस्टम्स ड्यूटी, मतलब अभी भी बोलते हैं। तो ये वो सारे टैक्सेस हैं, मेजर इनडायरेक्ट टैक्स जो पहले लगते थे। एक्साइज ड्यूटी लगता था, वैट लगता था, सीएसटी लगता था, सर्विस टैक्स लगता था, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी। इन सबको, इनके अलावा भी और सारे टैक्सेस थे, मैं उनकी डिटेल में नहीं जा रहा, जब इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी पढ़ाऊंगा वहां पे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। इन सारे टैक्सेस को खत्म करके हमने क्या लाने की कोशिश करी? जीएसटी। बट अभी भी कुछ ऐसे गुड्स हैं जिन पे पुराने वाले टैक्सेस लग रहे हैं, आपको अगर नॉलेज हो तो। वैसे तो जीएसटी में डिटेल में डिस्कस करूंगा, जो अर्ली बैच वाले बच्चे हैं वो शांत रहें। वैसे नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पे आज भी आपने जीएसटी जगह कोई पुराने वाला टैक्स लगते देखा हो। पेट्रोल, पेट्रोल पे अक्सर न्यूज आती रहती है। अभी तो इलेक्शन के चक्कर में पेट्रोल रुका हुआ है, इलेक्शन खत्म होने दो, कम से कम 10 रुपए बढ़ने वाला है, क्योंकि इंटरनेशनली $100 पर बैरल को क्रॉस कर चुका है पेट्रोल।
ये तो अभी रुका हुआ है इंडिया में क्योंकि इलेक्शन सीजन है। मार्च तक जितनी बाइक पहननी है पहन लो। जैसी क्या कहते हैं मार्च के अंदर इलेक्शन खत्म होगा, कम से कम 10 रुपए पेट्रोल बढ़ेगा इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया के अंदर आज भी पेट्रोल के ऊपर क्या लगती है, एक्साइज ड्यूटी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, और साथ साथ क्या लगता है, वैट। पुराने टैक्स लग रहे हैं आज भी, जीएसटी इसके ऊपर अभी भी नहीं लग रहा। और कोई प्रोडक्ट जो दिमाग में आ रहा हो? अल्कोहल, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, आज भी उसके ऊपर जीएसटी नहीं लग रहा, उस पर क्या लग रहा है, वैट। तो देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर अभी भी पुराना टैक्स लग रहा है। बट वो कौन से प्रोडक्ट हैं अभी बात नहीं करेंगे, कब बात करेंगे, जीएसटी पढ़ते समय। अभी आपको मैंने मोटा मोटा आइडिया दे दिया, आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, जीएसटी। कुछ प्रोडक्ट्स पे पुराने टैक्सेस लग रहे हैं। अच्छा, ये जो कस्टम्स ड्यूटी है, क्या जीएसटी आने के बाद खत्म हो गई या अभी भी लग रही है? अभी भी लग रही है। इसमें थोड़ा बहुत चेंज आया है, वो चेंज क्या, अगेन जीएसटी में जाके डिटेल में पढ़ेंगे। बट क्या अभी भी कस्टम्स ड्यूटी लगती है? द आंसर इज यस, अभी भी इंपोर्ट करने पर कस्टम्स ड्यूटी लगती है। कस्टम्स ड्यूटी में जो टाइप ऑफ टैक्स हैं वो थोड़े से बदले हैं, बट कस्टम ड्यूटी लगती है। तो आज की डेट में अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर द मेजर इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया, तो आपका आंसर होगा जीएसटी और कस्टम्स ड्यूटी। तो मेजर डायरेक्ट टैक्स हो गया इनकम टैक्स, मेजर इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा हो गया, जीएसटी और कस्टम्स ड्यूटी। इनके अलावा भी मैंने बोला डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, इसके अलावा भी मैंने बोला कुछ प्रोडक्ट पे आज भी पुराने इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। अब बात करते हैं, जब हमें इतनी नॉलेज आ गई, अब बात करते हैं सिलेबस की। व्हाट इज आर सीए इंटर का सिलेबस? सीए इंटर सिलेबस में उन्होंने कस्टम ड्यूटी आपके सिलेबस में नहीं डाला। उन्होंने कहा अभी तो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, फाउंडेशन से अभी अभी आए हैं, अभी तो फाउंडेशन का सदमा पूरा नहीं हुआ इनसे, और इनसे तीनों पूछ लिए तो ये तो भाग जाएंगे छोड़ के सीए, तो कस्टम ड्यूटी रहने देते हैं। बट हां, इनकम टैक्स और जीएसटी तो पढ़ना पड़ेगा। मगर इनकम टैक्स और जीएसटी पूरा पढ़ा देंगे तो फाइनल में क्या करेंगे, और पूरा वैसे भी बहुत बड़े बड़े दोनों टैक्स है, पूरा पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो उन्होंने थोड़ा सा इनकम टैक्स उठाया, थोड़ा सा क्या उठाया, जीएसटी उठाया, और हमारा सब्जेक्ट बना दिया जिसका नाम है पेपर नंबर 4। तो पेपर नंबर 4 का जो नाम है वो है टैक्सेशन, और इसके अंदर हमारा ये पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेक्शन ए सेक्शन बी, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए है इसका इनकम टैक्स का जो हम पढ़ने वाले हैं, और पार्ट बी इसके अंदर क्या है, जीएसटी। कस्टम्स ड्यूटी हमारे इंटर के सिलेबस में नहीं है, फाइनल के सिलेबस में है। ऑल्दो क्योंकि कस्टम्स ड्यूटी और जीएसटी दोनों इनडायरेक्ट टैक्स हैं, आपस में लिंक्ड हैं, तो जब जीएसटी पढ़ेंगे ना चाहते हुए भी थोड़ी बहुत डिस्कशन कस्टम ड्यूटी की करनी पड़ेगी। जिन बच्चों ने जीएसटी का बैच ऑलमोस्ट कर लिया अटेंड, 2-3 क्लासेस रह गई हैं, कस्टम ड्यूटी ना चाहते हुए उसका जिक्र बार बार आ रहा था, क्योंकि फॉर द सिंपल रीजन दोनों इनडायरेक्ट टैक्स हैं। ठीक है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, समझाने के लिए तो आपको बताना ही पड़ेगा ना, तो थोड़ी बहुत डिस्कशन कस्टम ड्यूटी की आएगी, ऑल्दो इट इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस। पार्ट बी इज जीएसटी। सर इसका मार्क्स में कैसे स्प्लिट है? मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 60 मार्क्स हमारा इनकम टैक्स को दिए गए हैं, और 40 मार्क्स हमारे किसको दिए गए हैं, जीएसटी को दिए गए। तो मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम टैक्स हैवी है, और अब मैं आपको बताऊं सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो 6:4 का रेशियो है, 3:2 का रेशियो है, मगर सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम टैक्स का सिलेबस ऑलमोस्ट जीएसटी के ऑलमोस्ट डबल है। मतलब इफ नॉट डबल 1.8 मान लो, 1.7 टाइम्स मान लो। तो अगर जीएसटी के अंदर हमें 37 लेक्चर्स लगेंगे, 38 लेक्चर लगेंगे, यहां पर हमें उसके ऑलमोस्ट डबल 70 लेक्चर लगेंगे कम से कम, क्योंकि यहां पर आपको इनकम टैक्स इतना बड़ा एक्ट है मगर 60 मार्क्स में पढ़ाया है, यहां पर हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं बहुत सारे। तो पढ़ना प्लस प्रैक्टिस करना अल्टीमेटली हमारा क्या बन जाएगा, ये सिलेबस के टर्म्स में काफी हैवी है जीएसटी से, मगर मार्क्स में अभी भी स्प्लिट किया 60 और 40। तो अगर किसी बच्चे को अच्छे से मार्क्स लेने हैं, जीएसटी में मार्क्स ज्यादा बेटर आ जाएंगे, क्योंकि लिमिटेड सिलेबस में 40 मार्क्स हैं। इनकम टैक्स में वही 60 मार्क्स के लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत कंपैरेटिवली ज्यादा करनी पड़ेगी। बट अब वो आप जब पढ़ोगे, आपको कुछ बच्चों का ओपिनियन होगा हमें जीएसटी ज्यादा पसंद है कुछ इनकम टैक्स के मुकाबले, कुछ बच्चे कहेंगे नहीं इनकम टैक्स ज्यादा आसान है जीएसटी के मुकाबले, और कोई बच्चे कहेंगे हमें टैक्स ही पसंद नहीं है, वो अलग बात है, उस कैटेगरी का मैं कुछ कर नहीं सकता। तो वो आपको पता लगेगा, क्योंकि दोनों के अंदर अलग टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं, अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। वो तो मैं जबरदस्ती एक ही तरह की ट्रांसैक्शन वहां भी होगी यहां भी होगी, मैं लिंकिंग कराने की कोशिश करूंगा, मगर वैसे दोनों अलग अलग तरह के टैक्स हैं, दोनों का आपस में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। 60 मार्क्स और 40 मार्क्स। सर आगे इनका क्या, अभी जो स्टार्टिंग में आपने बोला 30% का पेपर, कॉलेज गए हैं दिल से बुरा लग रहा है, तो बच्चा कह रहा है आज से, अच्छा आज से कॉलेज खुल गए क्या डीयू के? तो तुम सारे कॉलेज वाले नहीं हो, कॉलेज छोड़ के मेरी क्लास आए हो? अच्छा एसओएल से है ना, वैसे कोई रेगुलर कॉलेज वाला है, कॉलेज छोड़ के आए हो, क्या बात है। आज मुझे अपने लिए इज्जत बढ़ गई है कि लोग कॉलेज छोड़ के मेरे लिए आए हैं।
कॉलेज ऐसा नहीं है कि कॉलेज के प्रोफेसर मेरे से बेटर हैं, वो कॉलेज में भाई तुम्हारे दोस्त यार होंगे, एक्साइटमेंट होगी, फिर भी तुम छोड़ के आए हो तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा हाँ, मैं बात क्या कर रहा था, भुलवा दिया। हाँ, हमने जो अपना पेपर है 30% एमसीक्यू और 70% क्या बोला था, डिस्क्रिप्टिव, क्या ये दोनों 60-40 भी फर्दर उसी रेशियो में स्प्लिट है? द आंसर इज यस। तो इनकम टैक्स की आगे फर्दर स्प्लिट करूं, इनकम टैक्स में 60 का 30% कितना हो गया, 18 मार्क्स। 18 मार्क्स के क्या आएंगे, एमसीक्यू। और इनकम टैक्स में डिस्क्रिप्टिव कितने मार्क्स का आएगा, 60 का 70% कर दो, 42 मार्क्स। सिमिलरली जीएसटी के अंदर अगर मैं आगे डिवाइड करूं, जीएसटी के 40 मार्क्स के पेपर में हमारा एमसीक्यू कितने का आएगा, 12 मार्क्स का। और रिमेनिंग जो 28 मार्क्स का पेपर होगा दैट विल बी डिस्क्रिप्टिव पेपर। ठीक है जी, दिस इज हाउ आवर पेपर विल लुक लाइक। इस एमसीक्यू में, ये जो 18 मार्क्स के एमसीक्यू में है, याद रखना, एक जो मैंने बोला केस सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन होगा, एक केस सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन होगा जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, यानी वो एक केस सिनारियो के ऊपर 4 या 5 क्वेश्चन होंगे। तो आप मान के चलो 18 में से 8 नंबर का तो उसी केस सिनारियो में से पूछ लेगा। बाकी जो एमसीक्यू होंगे वो 1 मार्क्स के भी हो सकते हैं, 2 मार्क्स के भी हो सकते हैं, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है कोई भी। सिमिलरली ये जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर है 42 मार्क्स का, इसके अंदर आपका एक क्वेश्चन होगा 14 मार्क्स का, 14 मार्क्स का क्वेश्चन होगा एक, जो कि मैंने कहा अलग अलग चैप्टर। अच्छा, आपको पैटर्न तो पता लग गया होगा अभी तक सीए एग्जाम का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है हमेशा, कंपलसरी, और बाकी सब में क्या होती है, ओवरऑल चॉइस। तो इनकम टैक्स में क्वेश्चन नंबर 1 मैंडेटरी होगा, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में से ओवरऑल चॉइस होगी। मुझे जल्दी से बताओ, आईसीआई को अब तुम पहचान गए हो, ये जो 14 मार्क्स का क्वेश्चन होगा जिसमें सारे चैप्टर टच होंगे, ये कौन सा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 1। आईसीआई कह रहा है बेटा 14 मार्क्स का पूछेंगे और तुम्हें चॉइस में भी नहीं निकालने देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंडेटरी क्वेश्चन होगा वही वो 14 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 14 मार्क्स का, जिसमें से क्या आएगा, आपका सारा आएगा। तो 42 मार्क्स का पेपर है ना जो हमारा, उसके अंदर 14 वाला तो पहले करना ही करना है, और बाकी 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन करने हैं जो कि 14 मार्क्स के होंगे, मगर उसके अंदर पार्ट्स होंगे, 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, इस तरह से। तो इस तरह के 4 क्वेश्चन टोटल होंगे पेपर में, एक ओवरऑल चॉइस में निकल जाएगा, एक मैंडेटरी, और बाकी 3 में से आपको क्या करना है, 2 कोई करने हैं जिनमें फर्दर क्या होंगे, पार्ट्स होंगे, और बाकी वो हो गया केस सिनारियो। अच्छा, एमसीक्यू यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी केस सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन आएगा, 1 केस सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है जी, और यहां पर भी जो ये डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर है, इसके अंदर 8 से 10 मार्क्स का, 8 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1 आएगा। मतलब यहां पर क्वेश्चन उस हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 बनता है हमारा। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 तो इसके हो गए ना इनकम टैक्स के, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो कि मैंडेटरी क्वेश्चन होगा जीएसटी का, वो भी कितने मार्क्स का होगा, कई बार 8 मार्क्स का आता है, कई बार कितने मार्क्स का आता है, 10 मार्क्स का मैंडेटरी आएगा। तो इस तरह से उन्होंने पेपर को डिजाइन किया है, जहां पर आपके 4 ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पर मल्टीपल चैप्टर यूज होंगे। ठीक है जी, अब अगली चीज, आपका बीसी के क्या कहते हैं, बिजनेस लॉ और बीसीआर का जो पेपर था, उसकी एक ही शीट मिली थी, अलग अलग शीट मिली थी आपको, एक ही शीट मिली थी, या अलग अलग शीट मिलेगी। या आपको जो पेपर करना है, इनकम टैक्स अलग शीट में करना है, अलग शीट मिलेगी, जीएसटी अलग शीट में करना है, अलग मिलेगा। क्वेश्चन पेपर एक ही होगा, उसके अंदर पार्ट ए होगा और पार्ट बी होगा, बट उसको अटेम्प्ट करने के लिए शीट क्या होती है, दोनों में अलग अलग होती है। बट ध्यान देना, दोनों की ओएमआर शीट जिसमें आंसर लिखते हो वो क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। ओएमआर शीट सेम होती है, मगर जो पेपर करने वाली शीट होती है वो हमेशा क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इस चीज का ध्यान रखना। बहुत बच्चे क्या करते हैं, एक ही शीट में इनकम टैक्स और जीएसटी करके आ जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि हो सकता है कि आपका पेपर, हो सकता है क्या, बहुत हाई चांसेस हैं इनकम टैक्स का पेपर आपका अलग बंदे से चेक कराते हो, अलग एग्जामिनर से, जीएसटी का किससे कराते हैं, अलग एग्जामिनर से कराते हैं। ठीक है, आपके जो पेपर नंबर 3 और 4 थे फाउंडेशन में, जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन थे, क्या वो बुकलेट आपको घर ले जाने दी थी, क्वेश्चन बुकलेट, या आपसे छीन ली गई थी, छीन ली गई थी। वो अलग बात है, लीक फिर भी हो जाती है, ऑनलाइन आ जाती है, मगर आईसीआई अपने एमसीक्यू ऐसे लेके चलता है जैसे कोई सोना हो, खजाना हो, हम नहीं जाने देंगे बाहर, तो वो आपसे एमसीक्यू बुकलेट ले लेता है। यहां पर भी ऐसी होगा, जो आपसे ये 18 मार्क्स और ये 12 मार्क्स के क्वेश्चन की बुकलेट आएगी, ये आपसे ले ली जाएगी। तो सर इसका मतलब क्या ये एग्जाम बार हमें नहीं पता चलता कि पिछले पेपर में क्या आए हैं? द आंसर इज नो। आईसीआई ने ऑल दो 2020 के अंदर एक बुकलेट निकाली, जिसने 2020 तक के, अभी तक उसने जितने भी एमसीक्यू पूछे हैं वो सारे एक ही जगह डाल के दे दिए। सो 2020 तक तो जो क्वेश्चंस हैं वो ऑथेंटिक वे में हमें पता है कौन कौन से आए हैं।
मगर 2020 के बाद वाले जो क्वेश्चन हैं 2021 में वाले पेपर्स में जुलाई में और नवंबर में आए हैं, वो क्योंकि कोई ऑथेंटिक बुकलेट बाहर नहीं आई, तो वी डोंट नो एमसीक्यू में क्या पूछे गए हैं। ऑल्दो अनऑथेंटिक वे में टेलीग्राम ग्रुप इंस्टाग्राम पे घूम रहे होते हैं, वी कैन नॉट वेरीफाइड, सो अल्टीमेटली मैं उसे पास्ट ईयर की तरह नहीं कराता, बट चिंता मत करो, वो क्वेश्चन भी आपको कहीं ना कहीं करा दूंगा, पता भी नहीं चलेगा। बस मैं उसे पास्ट ईयर की तरह बोल नहीं सकता क्योंकि वो पास्ट ईयर आईसीएनए ने दिए, वो अनऑथेंटिक वे में घूम रहे हैं। ठीक है जी, गेटिंग माय पॉइंट। ये तो हमने पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया पेपर क्या। यहां तो कोई डाउट पेपर के बारे में किसी को तो बताओ, कोई डाउट किसी को? नेगेटिव मार्किंग सब कुछ मैंने एड्रेस कर दिया। अब एक डाउट मेरा है, सर टैक्स का पेपर प्रैक्टिकल है या थ्योरेटिकल है? अभी तो ये अभी तक नहीं आया, आपका पहली क्लास होएगी और आपका डाउट यही आएगा, सर टैक्स का पेपर प्रैक्टिकल पेपर है या थ्योरेटिकल पेपर है? अब देखो आप ना, अभी तक हमें आदत पड़ी हुई है, 10 मिनट लूंगा उसके बाद ब्रेक ले दूंगा, ठीक है? तुम काफी बच्चे घड़ियां देखनी शुरू कर रहे हैं, तो मेरी क्लास वैसे तो अभी तक मैं ब्रेक दे देता हूं इस समय तक, बट आज मेरी क्लास लेट शुरू हुई थी, तो 1 बजे ब्रेक दूंगा और 10-15 मिनट की ब्रेक होगी, फिर 1 घंटे की क्लास ब्रेक के बाद करेंगे, ठीक है? बस ये आखिरी चीज डिस्कस कर लूं, टैक्स का पेपर प्रैक्टिकल है हमारा या थ्योरेटिकल है? देखो आपके प्रैक्टिकल के पेपर कौन कौन से होते हैं? अकाउंटेंसी इज अ प्रैक्टिकल पेपर, बिजनेस मैथमेटिक्स जो फाउंडेशन में पढ़ के आया दैट इज अ प्रैक्टिकल पेपर, इंटर में आपका कॉस्ट अकाउंटिंग नाम का एक पेपर है, वो दैट इज अ प्रैक्टिकल पेपर, इंटर के अंदर ग्रुप 2 के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम का एक पेपर आएगा, दैट इज अ प्रैक्टिकल पेपर, एडवांस्ड अकाउंटेंसी नाम का पेपर आएगा, दैट इज अ प्रैक्टिकल पेपर। अब प्रैक्टिकल पेपर कैसे होते हैं? आपके क्वेश्चन होते हैं अकाउंट्स के अंदर, आपको पीएनएल बनाना होता है, बैलेंस शीट बनानी होती है, या जो भी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट वो बनाना होता है, आप क्वेश्चन देखते हो और इधर से क्या करना शुरू कर देते हो? सॉल्यूशन। तो वहां पर आपके दिमाग में लॉ के मतलब प्रोविजंस या कुछ याद नहीं रखना, आपको बस कुछ चीजें तो आपको ट्रीटमेंट पता है, कुछ ट्रीटमेंट को करने के लिए आप लॉजिक लगा लेते हो, जैसे हर चीज रट तो सकते नहीं अकाउंट्स के अंदर, तो आप लॉजिक लगा लेते हो। ऑन दी अदर एंड कुछ पेपर प्योरली थ्योरेटिकल होते हैं, जैसे अपना कौन सा पेपर हो गया? लॉ वाला पेपर हो गया। पेपर में क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड आते हैं, बट उनका आंसर लिखने के लिए प्रोविजन तो पता होना चाहिए ना। तो लॉ के अंदर अगर आपको बढ़िया बढ़िया एग्जांपल देके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, दैट इज नॉट सफिशिएंट, आपको आंसर लिखना भी आना चाहिए, तो दैट इज डिस्क्रिप्टिव पेपर बोलूंगा या थ्योरी पेपर बोलूंगा। सिमिलरली यहां पर हमारा ऑडिट का पेपर है ग्रुप 2 के अंदर, और ईआईएस एसएम का पेपर है ग्रुप 2 के अंदर, वो भी दोनों क्या है? थ्योरेटिकल पेपर है। अब आप में से कुछ बच्चे प्रैक्टिकल में स्ट्रांग होंगे, थ्योरी में थोड़े वीक होंगे। सर अकाउंट जितनी करानी है करा लो, सर मैथ्स करा लो हमसे, सर कॉस्ट अकाउंटेंसी करा लो, मगर लॉ देखते ही ना थोड़ा कुछ होने लग जाता। अच्छा कुछ बिल्कुल उल्टे होंगे, कुछ कहेंगे सर लॉ करवा लो, लॉ में क्या दिक्कत है? कुछ बच्चे होते हैं, सर पता नहीं क्यों बच्चे रोते रहते हैं लॉ के अंदर, उनकी ना लैंग्वेज में पकड़ अच्छी होती है उन बच्चों की, तो वो अगर एक चीज उन्होंने समझ ली अपनी मातृभाषा के अंदर दिमाग में, तो वो बड़ी आसानी से उसको इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो कुछ बच्चे लॉ में और थ्योरी पेपर के अंदर स्ट्रांग होते हैं, मगर वो कहते हैं सर प्रैक्टिकल हमसे ना कराओ, प्रैक्टिकल में बड़ी होती है। खासकर मैथमेटिक्स को सुनते ही आधे लोगों के पसीने छूट जाते थे। मजे की बात क्या है, टैक्स ना तो प्योरली प्रैक्टिकल पेपर है, ना ही प्योरली थ्योरेटिकल पेपर है। सर कैसे? मैं आपको ना इसका एक बार वो दिखाता हूं, ये लीजिए, इसका पेपर मैं अभी करके आया था, ये ट्रांजैक्शन इन डीमैट अकाउंट नहीं दिखाऊंगा, ये लो, जस्ट एग्जाम। अब जब क्लास चल नहीं रही थी तो मैंने बैठ के तब तक एक पेपर डाउनलोड कर लिया, मैंने कहा चलो पहली क्लास के अंदर पेपर के दर्शन करा देंगे इनको। ये लो, ये आपका पेपर है दिसंबर 21 जो अभी भी गया ना, उसका पेपर। तो ये टैक्स का पेपर है। अगर आप टैक्स का पेपर देखो, अगर मैं आपको ना बोलूं ये टैक्स का पेपर है, पेपर देख के कैसा लग रहा है? अकाउंट्स का पेपर है। और आगे दिखाता हूं, आगे चलते जाते हैं। अब आगे देखो, फिगर्स लिखी आ रही हैं, मतलब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है मगर फिगर्स लिखी आ रही हैं। फिर एक और क्वेश्चन आ जाएगा अभी जिसमें टेबल बनी होएगी, कुछ डिस्क्रिप्टिव आ जाएगा, फिर फिगर्स मगर कंटिन्यूसली लिखी आ रही हैं इसके अंदर, और फिर कहीं ना कहीं टेबल बनी होएगी इस तरह से। ये हमारा जीएसटी चालू हो गया। तो आप अगर देखोगे पहली बार टैक्स के पेपर को, तो ये कुछ कुछ आपको अकाउंटेंसी के पेपर जैसा लगेगा। तो पहला इंट्यूशन ये होगा सर ये तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मगर ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है। पूछो क्यों? पूछो ना तो पूरी तरह से इसलिए नहीं है, अकाउंटेंसी के अंदर जब आपको ऐसा एक क्वेश्चन दिया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट दिया जाता है और उससे पीएनएल और बैलेंस शीट बनाई जाती है, तो वहां पर आपको कोई लॉ अप्लाई करना होता है, या अकाउंटेंसी के कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट्स हैं जो 11th क्लास से आपके दिमाग में डाल दिए गए हैं, आप वो कॉन्सेप्ट लगाते जाते हो। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, इस तरह से कुछ कॉन्सेप्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको पढ़ा दिए गए हैं कि अकाउंटेंसी चलती कैसे है। तो कई बार वो ट्रीटमेंट आपने क्लास में नहीं भी पढ़ी हो, कॉमन सेंस लगा के कर लेते हो। मैथमेटिक्स में भी कॉमन सेंस लगा के जो फॉर्मूले वगैरह पढ़े हैं वो अप्लाई कर लेते हो।
यहां पर ना जब क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है कॉमन सेंस नहीं चलेगी। तो मतलब सर कुछ भी करते हैं नहीं, यहां पर पढ़ना हमें क्या है, लॉ पढ़ना है। जैसे कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट एक लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक लॉ है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एक लॉ है, इनकम टैक्स एक्ट भी क्या है, एक लॉ है, जीएसटी एक्ट भी क्या है, एक लॉ है। तो पढ़ेंगे क्या हम, लॉ, सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 4, बिल्कुल वैसे पढ़ते जाएंगे सेक्शन। मगर अनलाइक कॉर्पोरेट लॉ, बिजनेस लॉ जो आप पढ़ते हो, वहां पर लॉ का आंसर भी आपको क्या देना पड़ता है डिस्क्रिप्टिव में। यहां पर उस लॉ को पढ़ के अप्लाई कहां करना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। तो है यहां पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन, मगर उन प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, लीगल नॉलेज। तो जब मैं क्लास में कराऊंगा, मेरे डबल काम है। टैक्स की क्लासेस डेली रखी गई हैं, टैक्स के नंबर ऑफ आवर्स आप सबने पता करे होंगे, वो बाकी क्लासेस के मुकाबले काफी ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे से डबल मेहनत कराई जाती है टैक्स के टीचर से। पहले मैं जस्ट लाइक ए लॉ टीचर आपको लॉ बताऊंगा, इनकम टैक्स लॉ में क्या लिखा है, जीएसटी में क्या लिखा है। फिर लाइक अकाउंट्स टीचर आपको सवाल कराऊंगा। और आपको भी, अगर आप थ्योरी में अच्छे हो या प्रैक्टिकल में अच्छे हो, एक चीज से बात नहीं बनेगी। क्योंकि सिर्फ प्रैक्टिकल में अच्छे हो सर, हम कॉमन सेंस अच्छी लगा लेते हैं, ऑन द स्पॉट कर लेते हैं, बात नहीं बनेगी। आपको लॉ नहीं आता, कॉमन सेंस से क्वेश्चन नहीं निकलेगा यहां पर। यू हैव टू बैक एवरी स्टेप ऑफ योर आंसर थ्रू अ प्रोविजन ऑफ लॉ, कि ये चीज मैं ऐड क्यों कर रहा हूं, कौन से सेक्शन में लिखी है, ये चीज मैं लेस क्यों कर रहा हूं, कौन से सेक्शन में लिखी है, आपको बताना पड़ेगा। और अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसको लॉ तो बड़ा अच्छा लगता है मगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में मजा नहीं आता, यहां पर भी आपकी अकेले बात नहीं बनेगी, आपको उस लॉ को प्रैक्टिकली अप्लाई भी करना आना पड़ेगा। तो यहां पर दो चीजें हो जाएंगी हमारी, एक तरफ तो लॉ पढ़ना और दूसरी चीज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। अब अगली चीज, पहले तो सर जो हमारा लॉ, मतलब लॉ सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, इनकम टैक्स लॉ और जीएसटी पढ़ना। सर अब पहली चीज यहां पर कि ये लॉ पढ़ने में हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी, व्हाट इज आवर स्ट्रेटजी टू स्टडी व्हेन फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो आप सब जिंदगी में अब समय 18, 19, 20 साल के हो गए, ठीक है। आपने 12 क्लासेस अपनी स्कूल टाइम में पास कर ली, चलो मैं 12th हटा देता हूं 11 क्लासेस, 12th तुम पास हो गए हो, बट मेरी नजर में नहीं हुए हो तुम, तुम्हें पेपर ही नहीं दिया यार तुमने। तो हम सब ने इतने पेपर, हम, मुझे याद है मैं 12वीं में पागल हो गया था, टीचर्स ने डरा दिया था बेटा 12th पास कर लो, उसके बाद ऐश ही ऐश है, ऐश नहीं मिली, अभिषेक बच्चन ले गया उसको, तो वो तो हम ऐश ही ढूंढते रह गए। तो अब तुम लोग बिना पेपर दिए पास हो गए, तो मुझे तो बड़ी जलन है तुम्हारे बैच से, ठीक है। मैं तो सारी खुंदक निकालूंगा तुम्हारे से ज्यादा टेस्ट लेके, तुम्हारे टेस्ट पिछले बैच से डबल लूंगा मैं, तुम्हारे क्वेश्चन और टफ करूंगा, तुम्हें सारी कसर निकालूंगा तुम्हारे से 12th क्लास वाली में। हाँ जी, नहीं वो फिर वो पछताएंगे बाद में, संचित ग्रोवर के पास क्यों आए हैं। आज मैं अच्छा लग रहा हूं बड़ा, मैं अच्छा हूं नहीं इतना, मैं बता रहा हूं, मैं ऐसा हूं, बच्चे ऐसे कह रहे थे बस छोड़ दो सर, बस छोड़ दो, तो अभी मैं अच्छा हूं, मैं आराम से जल्दी से क्लास छोड़ दूंगा तुम्हारी, ब्रेक भी दे दूंगा, धीरे धीरे मैं थोड़ा एग्रेसिव होता जाऊंगा, तो मैं क्लास लंबी करता जाऊंगा। बट मेरे पास दिक्कत यह है, फेस टू फेस में ना स्लॉट लिमिटेड है, तो मुझे जो भी करना पड़ेगा क्लास जल्दी शुरू करके उसी स्लॉट में करना पड़ेगा। अच्छा हाँ, आगे बात सुनो मेरी, क्या कह रहा था मैं, भुलवा ही दिया। हाँ, पहली बार जब हम पढ़ेंगे तो आपने अभी तक जब पढ़ा इतना कुछ, आपको एक चीज पता लग गया है कि कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथमेटिक्स हो या कुछ भी हो, अगर आप उसको नॉलेज गेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, दोनों का पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। जैसे मैं बताऊं, बचपन में मुझे हिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं थी, बिल्कुल पसंद नहीं थी हिस्ट्री, मतलब बहुत मुश्किल था ही पढ़नी, सिर्फ हिस्ट्री की टीचर के चक्कर में पढ़ लेता था मैं उसको, ठीक है, क्योंकि बैठना पड़ा होता था। तो अब क्या, अब आज की डेट में मैं बताऊं, मैं आपको अपनी चलो यूट्यूब हिस्ट्री दिखाना नहीं चाहता, मगर मेरी यूट्यूब हिस्ट्री के अंदर मेनली वीडियोस आपको हिस्टोरिकल नेचर की मिलेंगी। वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स, रशिया और यूएस में क्या चल रहा है, उनका हिस्ट्री जानना मेरे को बड़ा मजा आता है। वो इंसान जिसको हिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं थी, आज हिस्ट्री की वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए देखता है, क्योंकि अब मुझे उसका पेपर नहीं देना। तो एक सब्जेक्ट को नॉलेज के लिए पढ़ना और उसके मार्क्स देने में आप सबको पता है बहुत बड़ा अंतर होता है। मगर मजे की बात यह है, अब आप, वो स्कूल टाइम निकल गया, फाउंडेशन भी निकल गया, अब जो आप सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो, मैंने आपको पहले बता दिया, रियल लाइफ में उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो अगर आप सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ो और मार्क्स ना लो, या अगर आप सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ो और नॉलेज ना लो, दोनों ही केसेस में ये जालिम समाज तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मैं एग्जांपल लेता हूं, आपने बढ़िया तरीके से मार्क्स ले लिए, ठीक है जी, रैंक वैंक भी आ गई आपकी, जब इंटरव्यू में जाओगे, कल को किसी इंटरव्यू के अंदर जाओगे जब, तो वहां ऑब्वियस सी बात है वो क्या चेक करेंगे, आपकी नॉलेज। मैं तो खुद आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं, जब मैं ईवाई में था, मैंने बहुत सारे इंटरव्यू लिए थे, तो
कम से कम 8-10 इंटरव्यू लिए होंगे। जब हम कोई बच्चे का सीवी देखते थे, अगर उस सीवी के अंदर लिखा मिल जाए, क्योंकि हर बच्चे के जिसके टैक्स में अच्छे मार्क्स आते हैं या रैंक आती है, वो अपने सीवी में हाईलाइट कर करके बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, साइज 25 ऐसे करके दिखाता है। तो दिखाते थे लोग, हाँ भाई रैंक आई है, या अच्छे कॉलेज में हो गया डीयू का, एसआरसीसी से आए हैं, हंसराज से आए हैं, तो हाईलाइट करोगे। तो हम लोग जब इंटरव्यू लेने से पहले अभी उस इंसान से मिले नहीं है, उसका सीवी देखकर उसके मार्क्स अच्छे आए तो मन में एक परसेप्शन बना ली, हाँ भाई कोई दिग्गज आने वाला है। तो उस हिसाब से अब हमारा एम क्या होता था, उससे ना उसके मार्क्स से रिलेटेड तो बात करनी नहीं है, वो हमें पता लग गई है। अब मैं तुम्हारे इंटरव्यू में तुम्हारी तारीफ थोड़ा करूंगा, अरे वाह एसआरसीसी से हो, वाह वाह वाह, मुझे पता लग गया तुम एसआरसीसी से, मुझे पता लग गया तुम्हारी रैंक आ गई, मुझे पता लग गया तुम्हारे मार्क्स क्या हैं। अब मैं तुम्हारी नॉलेज को चेक करूंगा, और जैसी नॉलेज चेक करने लगते थे, बिलीव मी, आधे से ज्यादा बच्चे खत्म। क्यों? क्योंकि मार्क्स लेने के लिए जरूरी नहीं है आपने नॉलेज में पढ़ा हो। तो अगर आप सिर्फ मार्क्स ले लोगे, नॉलेज नहीं लोगे, तो बिलीव मी, मेरी बात याद आएगी आपको, इंटरव्यू वाला पर्सन आपको नॉलेज पे ही चेक करेगा आपकी, ठीक है, सिर्फ मार्क्स नहीं बोलेगी। अच्छा सर हम तो नॉलेज से पढ़ेंगे, मार्क्स वार्क्स तो आते रहेंगे। अगर आप सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ोगे तो भी दिक्कत है। मैं अब आपके साथ लगभग मेरे को 1.5 घंटा हो गया बोलते बोलते, 1.5 घंटे बाद मैं आपको बोलूं, मान लो इस समय आप में से एक बच्चे ने डाउट पूछ लिया, मान लो सर आपके मार्क्स कितने आए थे आईपीसीसी में, आपके मार्क्स कितने आए थे टैक्स के अंदर, एंड फॉर अ मोमेंट थ्योरेटिकली स्पीकिंग, रियल लाइफ मत मानना, थ्योरेटिकली स्पीकिंग 1.5 घंटे लेक्चर देने का, प्रवचन देने का मैं बोलूं मेरे तो बेटे 42 मार्क्स आए थे, ब्रेक के बाद एक बच्चा नहीं मिलेगा यहां पर, सारे के सारे कहेंगे छोड़ो छोड़ो, ये बंदा तो खुद ही 42 लेके बैठा है, ये हमें क्या पढ़ाएगा, ये क्या ईवाई ईवाई कर रहा है, मेरे को नॉलेज है, मैंने इंडिया का जीएसटी पढ़ा, इधर का पढ़ा है, छोड़ो इसकी नॉलेज, इसके तो 42 मार्क्स आए हैं। आपने क्या मुझे अब मेरे मार्क्स के बेसिस पे जज कर लिया या नहीं कर लिया? दैट इज हाउ द वर्ल्ड इज, दैट इज हाउ द वर्ल्ड इज। आप मेरी नॉलेज छोड़ो, आप अपने मुझे मार्क्स पे जज करोगे। अब मैं आपको अपने असली मार्क्स बताता हूं। अब मैं आपको बताता हूं, सीए इंटर में मेरे टैक्स के अंदर 85 से 86 मार्क्स आए थे, 85-86 के आसपास आए थे, और ओवरऑल ऑल इंडिया 6th रैंक आई थी। अब ऑल ऑफ ए सडन रिस्पेक्ट बढ़ गई। ये थ्योरेटिकल नंबर नहीं था, ये एक्चुअल नंबर था, 42 वाला थ्योरेटिकल था, ये एक्चुअल नंबर है। अब ऑल ऑफ ए सडन मैंने बोल दिया ऑल इंडिया 6th रैंक आ गई, तो आपके मन में तसल्ली आ गई, चलो ठीक ठाक ही लग रहा है मेरे को, ये बंदा पढ़ाई देगा, कुछ कर ही देगा, चला लेते हैं काम। तो दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज, द वर्ल्ड जजेस यू ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स, दैट्स द हार्श रियलिटी। तो सिर्फ नॉलेज के पीछे भागेंगे, मार्क्स नहीं लेंगे तो परिचयन होंगे, सिर्फ मार्क्स लेंगे, नॉलेज के पीछे नहीं भागेंगे, तो इंटरव्यू वाला पहले दिन ही आपको धरती से उतार देगा, ठीक है जी। तो उस पर्टिकुलर केस में अब सर हमें पढ़ना है नॉलेज के लिए भी और साथ साथ मार्क्स के लिए भी, करें कैसे? जब मैं आपको पहली बार पढ़ाऊंगा, लेट मी टेल यू, जब मैं आपको पहली बार पढ़ाऊंगा किसी भी सब्जेक्ट में, उसको पढ़ाने के लिए दो तरीके हैं, इनकम टैक्स हो या जीएसटी हो, पढ़ाने के मेरे पास दो तरीके हैं। एक तरीका है मैं आपको डायरेक्टली प्रोविजन बताता चला जाऊं कि इस सेक्शन के अंदर ये लिखा है, इस सेक्शन के अंदर ये लिखा है, बताता चला जाऊं, आप उसको याद करने लग जाओ, मजा नहीं आएगा, थोड़े दिनों में भूल जाओगे, आप समझ ही नहीं पाओगे। दूसरा तरीका जो मैं यूज करता हूं वो ये है, मैं आपके सामने सिचुएशन क्रिएट करूंगा, पहले कुछ बेसिक बता दूंगा उस चैप्टर का, बेसिक चीजें तो बतानी पड़ेंगी ना, फिर मैं आपके सामने एक एक सेक्शन जब आगे बढ़ाऊंगा, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और एक सिचुएशन क्रिएट करूंगा, और फिर आपसे पूछूंगा कि अगर आप लॉ मेकर होते, लॉ बनाने वाले होते, तो आप क्या करते? और बिलीव मी, आप जो लॉजिक लगाकर बताओगे वही लॉ में लिखा होगा, मगर आपको सोचना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पड़ेगा? लॉ मेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां पर मैं कंटिन्यूअसली अगले कुछ दिनों तक, कुछ क्लासेस तक क्या करूंगा, मतलब थ्रू आउट कोर्स में ये करूंगा, मैं आपको कहानियां सुनाऊंगा, कहानियां सुनाने के पैसे, कहानियां सुनाने के पैसे लिए मैंने आपसे, मैं कहानी सुनाऊंगा, आपको मुझे जवाब देना है। बचपन में एक शो आता था, आप सबने सुन देखा हो शायद, मतलब मेरे बचपन में, आपके बचपन में नहीं, आप तो पैदा नहीं हुए होगे शायद तब तक, विक्रम और बेताल, सुना है कभी? ये जिसने सुना हुआ, कुछ मेरी उम्र के हैं क्या यहाँ पे बैठे हुए? तो मेरे बचपन में आता था, DD1 पे आता था, DD नेशनल पे। तो उसमें क्या होता था, विक्रम और बेताल, एक विक्रम नाम का कैरेक्टर होता था और एक बेताल नाम का छोटा सा राक्षसी बोल लो उसको, समथिंग लाइक दैट गेटअप था। मुझे हिस्टोरिकल चीज नहीं पता कि वो कौन थे, वो फिक्टिशियस कैरेक्टर है, वो असली में थे, पर मुझे देखने में बड़ा मजा आता था। तो बेताल ना उसके यहां पर आके बैठ जाता था कंधे पे, और विक्रम को एक कहानी सुनाता था, पूरी कहानी सुनाता था, वो कहानी हमें दिखाते थे, और लास्ट में विक्रम से पूछता था, बता इस कहानी के अंदर इसने क्या किया होगा, क्या करना चाहिए। और अच्छा, कहानी सुनाने से पहले बेताल ने एक शर्त रखता था विक्रम के, कि तुम बोलोगे नहीं, तुमने कुछ बोला तो मैं उड़ के चला जाऊंगा, मतलब वो उड़ सकता था, ठीक है, तो फिक्टिशियस ही होगा शायद। तो कहानी के बाद वो उसको ऐसे कहानी सुनाता था, लास्ट में उससे पूछता था तेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, और वो कंट्रोल नहीं कर पाता था,
तो वो बता ही देता था मेरे हिसाब से ये सही है। जैसे ही वो सही बोलता था, क्योंकि उसने बोल दिया, वो उड़ के चला जाता था, उड़ के चल के जाता था, पेड़ में अटक जाता था, अगले एपिसोड में फिर से उठा के ले आता था। दिस इज हाउ अ शो वाज विक्रम और बेताल। तो मैं वही हूं, मैं बेताल हूं। मैंने तुम्हारे कंधे पे बैठूंगा मैं, और तुम्हें कहानियां सुनाऊंगा, और तुम्हें उस कहानियों का जवाब देना है। एंड जो जवाब तुम दोगे वहीं से हमारे सेक्शन निकलते जाएंगे। एंड बिलीव मी, अगर आप सेक्शंस का लॉजिक समझोगे ना, लॉ में जो भी अमेंडमेंट आती है, जो भी चीज लाई जाती है, उसके पीछे एक कहानी होती है। अगर आप उस कहानी को समझोगे, आप शायद सेक्शन नंबर भूल जाओ, मगर बिलीव मी 5 से 10 साल बाद आपको वो प्रोविजन जरूर याद रहेगा। जीएसटी में भी, इनकम टैक्स में। अगर आपको लॉन्ग टर्म प्रोविजन याद रखने हैं, आपको प्रोविजन का लॉजिक समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ सेक्शन याद करते रहोगे, रूल याद करते रहोगे, बिलीव मी, वो आप क्या हो जाएगा, आपके दिमाग से साफ हो जाएगा। तो पहली बार पढ़ाते समय मैं हर सेक्शन के पहले आपको उसका लॉजिक बताऊंगा, तो वो याद रहेगा। मगर अब ये नॉलेज तो हमें यहां से आ जाएगी। बट अगला सवाल है, सर मार्क्स का क्या करेंगे? तो ब्रेक के बाद बताता हूं मार्क्स के लिए हम क्लास के अंदर क्या क्या करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि काफी सारे बच्चों की शक्लों पर दिख रहा है कि ब्रेक दे दो। 1:05 हुए हैं, हम आते हैं। छोटी ब्रेक दूं आज? चलो अभी 1:20 पे, वैसे 15 मिनट की ब्रेक देता हूं, मैं सोच रहा था 10 मिनट की। 1:20 पे टोटल आ जाना, और लाइव वाले भी।